अपना चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, एम्पायर्स एंड किंगडम्स 6th to 10th सेंचुरीज। ये थीम भी टेपेस्ट्री ऑफ पास्ट, चैप्टर नंबर 3 एम्पायर्स एंड किंगडम्स है। ये इसका पार्ट 1 है, ये कंटेंट शीट आप देख सकते हो। इसमें हमने थीम ए के दोनों चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 3 फ्रॉम टेपेस्ट्री ऑफ पास्ट, एम्पायर्स एंड किंगडम्स 6th to 10th सेंचुरीज। ये फर्स्ट पार्ट है, इसमें हम हाफ चैप्टर अप्रोक्स ट्राई करेंगे कवर करने का। सो लेट अस जस्ट स्टार्ट। तो सबसे पहले कोट दिया हुआ है, इंडिया नेवर स्पोक हर लास्ट वर्ड, इन ऑल थिंग्स शी कंटिन्यूज, सर्वाइव्स एंड रिन्यूज हरसेल्फ। सो कभी भी ऐसा नहीं हुआ, कोई भी सिचुएशन ऐसी नहीं आई जो कि इंडिया की लास्ट हो या इंडिया खत्म हो रहा हो। हर समय उसने अपने आप को रिन्यू किया और समय के हिसाब से सर्वाइव करती चली आई। तो इंडिया थी, है और कंटिन्यू रहेगी। ये किसके द्वारा कहा गया है? लुई रेनो द्वारा एंड जीन फिलोजेट के द्वारा, राइट। सो इसका मतलब इंडिया कैसे पास्ट में भी था, कैसे उसने ग्रो किया, समय के हिसाब से चेंज हुआ और आज भी सर्वाइव कर रहा है। एक इमेज यहाँ पर दिया हुआ है 3.1, द शोर टेम्पल एट मल्लपुरम बिल्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ नरसिम्हवर्मन सेकेंड ऑफ पल्लव डायनेस्टी। हमने पल्लव डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था, उसमें से एक किंग थे नरसिम्हवर्मन सेकेंड, उनके समय में ये मल्लापुरम टेम्पल जो है शोर टेम्पल के बना हुआ है, उसके बारे में यहाँ पे इमेज आपको दी गई है। नाउ बिग क्वेश्चंस कौन कौन से कवर करने वाले हैं इस चैप्टर में, चलिए देख ले। फर्स्ट है, मेजर चेंजेस कैरेक्टराइज दिस पीरियड। इस समय में कौन कौन से इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए? 6th से 10th सेंचुरी जो हम पढ़ रहे हैं, इस समय में क्या क्या चेंजेस हुए? हाउ डिड पॉलिटिकल, कल्चरल, रिलीजियस डेवलपमेंट शेप इंडिया ड्यूरिंग दिस पीरियड? देखो ये जो टर्म्स है पॉलिटिकल, कल्चरल, रिलीजियस, ये हमने देखा चैप्टर 1 में भी आपका यूज हुआ था, है ना, चैप्टर 2 में इंडिया एंड हर नेबर्स में। तो ये अगर आप याद कर लेते हो तो आपको आंसर्स लिखने में बहुत मदद मिलेगी। व्हाट वाज इम्पैक्ट ऑफ फॉरेन इन्वेजन? जो विदेशी आक्रमण होते थे, इन्वेजन मतलब जो लूटपाट या आक्रमण के इरादे से जो विदेशी आया करते थे, उसका क्या असर हुआ? एंड इंटरेक्शंस ऑन इंडियन सोसाइटी एंड पॉलिटी ड्यूरिंग दिस पीरियड। और उस समय इंडियन सोसाइटी जो थी उसमें किस तरीके के इंटरेक्शंस हो रहे थे या किस तरीके से उसका असर हो रहा था, पॉलिटी में उस समय की शासन व्यवस्था थी उसमें कैसे चेंजेस आ रहे थे, तो ये सब हम जानने वाले हैं। ओके, ये एक टाइमलाइन के थ्रू आपको समझाया गया है। जैसे 6th सेंचुरी के अराउंड यहाँ पर राइज ऑफ चालुक्य डायनेस्टी, चालुक्य डायनेस्टी का राइज हुआ। यहाँ 6 से लेके 8 तक यहाँ दिया हुआ है पल्लव चालुक्य स्ट्रगल हुआ, पल्लव और चालुक्य का स्ट्रगल हुआ। यहाँ 630 से 644 के अराउंड हुआनशांग जो है वो चाइना से ट्रैवल करके इंडिया में आए। देन यहाँ पर है, यहाँ आपको एरो दिया हुआ है, हर्षवर्धन ने रूल स्टार्ट किया कन्नौज में, हर्षवर्धन ने अपना शासन स्टार्ट किया। फिर यहाँ कहीं सेंटर में 637 सी के अराउंड पहला अरब नेवल अटैक हुआ, रिपोल्स एट थाना, जो मुंबई वाला एरिया है अभी का, वहां पर अरबों ने पहली बार नेवल मतलब समुद्र के रास्ते अटैक किया। यहाँ आप देख सकते हैं 650 सी के अराउंड स्टार्ट ऑफ भक्ति ट्रेडिशन इन साउथ इंडिया, सदर्न पार्ट जो है इंडिया का, वहां पर भक्ति ट्रेडिशन स्टार्ट हुआ। 712 में अरब्स ने कंक्वेयर कर लिया सिंध एरिया, बहुत सारे अटेम्प्ट्स के बाद, बहुत सारी बार उन्होंने आक्रमण किया, उसके बाद सिंध वाला जो रीजन है उसको जीत लिया उन्होंने। देन 750 में यहाँ पर राइज ऑफ पाल डायनेस्टी, पाला डायनेस्टी या पाल डायनेस्टी की शुरुआत यहाँ पर हुई। यहाँ आप देख सकते हो हर्षवर्धन, यहाँ पर पाल, और यहाँ आप देख सकते हो पल्लव और चालुक्य चल रहे हैं, है ना। सो यहाँ 8 से 9 सेंचुरी के अराउंड इस पूरी एक शताब्दी की हम बात करें तो इसमें ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल स्टार्ट हुआ कन्नौज के लिए। यहाँ पर आप देखिए 3 इंपॉर्टेंट पावर के बारे में हमने पढ़ा, एक हर्षवर्धन, ठीक है। तो ये ट्राइपार्टाइट मतलब 3 पार्टीज इन्वॉल्व थी स्ट्रगल में, जो कन्नौज को लेकर लड़ाई हो रही थी, इसमें 3 इंपॉर्टेंट पार्टीज थी। तो कौन कौन से थे ये 3 जो स्ट्रगल कर रहे थे इसमें, तो उसके बाद हम पढ़ेंगे। और लास्ट में 9th सेंचुरी सी में चोलास जो है, इन तीनों स्ट्रगल कर रहे थे कन्नौज को जीतने के लिए, उसमें चोलास जो है वो डोमिनेंट पावर के रूप में उभर कर सामने आए, मतलब इनकी जीत हुई। ओके, सो यही मेन स्ट्रगल है कन्नौज का। क्यों सब लड़ रहे थे, क्यों कन्नौज के लोग जीतना चाहते थे, ऐसा क्या था? सो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को ऑन दैट नोट।
This chapter and the next together survey the scene in India from the end of Gupta era about 600 CE to about 1200 CE. So इस चैप्टर में हम गुप्ता एम्पायर जब एंड हो गया, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, 600 CE के अराउंड से लेकर 1200 CE तक क्या क्या चीजें हुई, CE मतलब कॉमन एरा, वो सारी चीजें इसमें हम पढ़ने वाले हैं. These six centuries together have received several names, post classical, late classical and early medieval among others. So ये जो समय है 600 साल का, 600 से लेके 1200 सी तक, ये जो 6 सेंचुरीज हैं, इसको बहुत सारे नामों से जाना गया, जैसे पोस्ट क्लासिकल कहा गया, लेट क्लासिकल कहा गया, अर्ली मिडिवल कहा गया. वी नीड नॉट यूज एनी ऑफ दोज टर्म्स हियर एज लॉन्ग एज वी कीप द ब्रॉड क्रोनोलॉजी इन माइंड. हमें सिर्फ ये दिमाग में रखना है, हम इसमें से कोई भी नाम इस चैप्टर में यूज नहीं करेंगे, बट एक आइडिया रखना है कि किस समय की बात हो रही है. इन ग्रेड 8 वी विल एक्सप्लोर द नेक्स्ट सेंचुरीज लीडिंग अप टू द कोलोनियल एरा डोमिनेटेड बाय ब्रिटिश रूल इन इंडिया. अब इसके बाद 1200 सी के अराउंड जो हुआ, या फिर इसके बाद की कहानी हम ग्रेड 8 में पढ़ेंगे, जहां हम देखेंगे कैसे ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, कॉलोनी बनाया उन्होंने इंडिया को, राइट, एंड अल्टीमेटली द स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम फ्रॉम द कॉलोनियल रूल. कॉलोनियल रूल था मतलब जो भारत के ऊपर राज्य कर रहे थे, उनसे कैसे हमने फ्रीडम स्ट्रगल करके और अपने इंडिपेंडेंस को हासिल किया, कल्मिनेटिंग इन इंडियाज इंडिपेंडेंस, और फ्रीडम स्ट्रगल के द्वारा हमने कैसे आजादी को पाया, ये सारा आप 8th क्लास में पढ़ेंगे. अभी हम 600 सी से 1200 सी के बारे में पढ़ने वाले हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. इमेजिन यू आर इन नॉर्थ इंडिया सम 1500 years ago. The mighty Gupta Empire, see the chapter on Gupta era in part 1 of this textbook, has lost its dominance. समझो आपको मानना है कि आप 1500 साल पहले चले गए, वहां पर गुप्ता एम्पायर जो था वो अब खत्म हो रहा है, उसका डोमिनेंस जो है लॉस्ट हो रहा है. You are young traveler setting off on an adventure अक्रॉस द सब कॉन्टिनेंट. आप एक ट्रैवलर हैं, यंग ट्रैवलर हैं, आप सब कॉन्टिनेंट में एडवेंचर करने जा रहे हैं, ट्रैवल करने जा रहे हैं. योर फर्स्ट स्टॉप इज कन्नौज. सबसे पहले आप कन्नौज में रुकेंगे. अ सिटी बाय रिवर गंगा वेयर अ पावरफुल किंग होस्ट पोएट्स एंड स्कॉलर्स. ये जो कन्नौज है, यहाँ पर एक पावरफुल किंग है जो बहुत सारे कवियों को अपने संरक्षण में रखते हैं, बहुत सारे विद्वान उनके कोर्ट में रहते हैं, और ये जो सिटी है गंगा नदी के किनारे है. अ फ्यू वीक्स लेटर यू रीच द चालुक्य किंगडम इन द डेक्कन. और उसके कुछ हफ्ते बाद, पहले तो आप कन्नौज में रुके, उसके कुछ हफ्ते बाद आप चालुक्य किंगडम में गए जो डेक्कन में है, मतलब साउथ वाला जो पार्ट है वहां. वे यू सी मैग्निफिसेंट टेम्पल एंड लाइवली सिटीज. अब आपको बहुत ही सुंदर भव्य टेम्पल्स, मंदिर देखने को मिल रहे हैं, बहुत ही जीवंत सिटीज देखने को मिल रही हैं आपको, शहर जो है बहुत अच्छे हैं. इन द फार साउथ, और नीचे आ जाओ साउथ की तरफ, तो पल्लवास आर कार्विंग एंटायर टेम्पल्स आउट ऑफ रॉक एट मल्लापुरम, ऑल्सो नोन एज महाबलीपुरम. अब महाबलीपुरम जो आज हम जानते हैं उसे मल्लापुरम कहा जाता था. वहां पर पल्लव जो डायनेस्टी है, वहां बहुत सुंदर सुंदर मंदिर बना रहे हैं, रॉक को कट करके, पत्थरों को काट काट कर. वाइल इन बंगाल, पालास आर सपोर्टिंग ग्रेट यूनिवर्सिटीज सच एज विक्रमशिला. यू डोंट सी लार्ज एम्पायर्स इन इंडिया नाउ. अच्छा, अब यहाँ पर बंगाल की तरफ जब आप गए, मतलब ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो वहां पे पालाज है, पाला डायनेस्टी है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज जैसे कि विक्रमशिला हो गए, उनको वो सपोर्ट कर रहे हैं, पाला डायनेस्टी. तो ये हमने देखा साउथ में जैसे चालुक्य, पल्लवा, ईस्ट की तरफ हमने पालाज के बारे में जाना, नॉर्थ में हमने यहाँ पर कन्नौज के बारे में पढ़ा. यू डोंट सी लार्ज एम्पायर, आपको कोई बड़े एम्पायर देखने को नहीं मिल रहे. रीजन वाइज हम देख रहे हैं, कहीं पर किसी का शासन है, कहीं पर किसी का शासन है, बड़ा कोई एक एम्पायर देखने को नहीं मिल रहा. बट मैनी स्ट्रॉन्ग किंगडम्स, बहुत सारे स्ट्रॉन्ग किंगडम्स हैं, जैसे चालुक्य, पल्लवास, पालास, राइट. सम कॉल इट a time of political rivalry and disorders, but as you travel you see something different, a land buzzing with new ideas, art and culture, different in each region, yet all part of one India. देखो, कोई स्ट्रॉन्ग, बहुत सारे में स्ट्रॉन्ग किंगडम को देखने को मिल रहे हैं, कोई बड़ा एम्पायर नहीं है. ऐसा कहा जाता है कि पॉलिटिकल राइवलरी है, मतलब कोई भी मिलकर काम करना नहीं चाहता, डिसऑर्डर है, कोई एक लॉ ऑर्डर नहीं है, कोई एक सिस्टम नहीं है सही से. लेकिन जैसे जैसे आप ट्रैवल करोगे तो आप कुछ अलग भी देखते हो, जैसे कि वहां पर नए नए आइडियाज डेवलप हो रहे हैं, आर्ट कल्चर डेवलप हो रहे हैं, हर रीजन में अलग अलग है, फिर भी सारे क्या है, एक ही इंडिया का पार्ट है. इज दिस रियली द एंड ऑफ एन एज ऑफ पावरफुल एम्पायर्स? तो क्या अब कोई बड़ा एम्पायर नहीं बनेगा? क्या ये खत्म होते जा रहे हैं बड़े बड़े एम्पायर, जैसे गुप्ता एम्पायर, मौर्य एम्पायर हमने पढ़ा, ऐसा कोई एम्पायर नहीं बनेगा, साम्राज्य नहीं बनेगा?
और द डॉन ऑफ अ न्यू एरा, या फिर ये शुरुआत है किसी नई एरा की। लेट्स स्टेप बैक इन टाइम टू सी, चलिए अब हम पीछे चलते हैं और पढ़ते हैं इसके बारे में। एज यू कैन सी ऑन द मैप फिगर 3.3, द गुप्ताज आर गॉन बट द लैंड इज स्टिल डायनेमिक एंड वाइब्रेंट विद एक्टिविटी, सेवरल रीजनल पार्ट्स हैव इमर्ज्ड। गुप्ताज का जब एंड हुआ, जब गुप्ता खत्म हुए, ये 3.3 फिगर है यहाँ पर, ये वाला मैप, तो आप देखोगे कि गुप्ताज जब एंड हुए तो ऐसा नहीं है कि वो चले गए तो पूरी तरीके से चीजें खत्म हो गई, नहीं। अ सिंप्लीफाइड मैप ऑफ फ्यू डायनेस्टी इन नॉर्थ पेनिनसुलर इंडिया फ्रॉम 7th सेंचुरी ऑनवर्ड, उसकी जगह छोटे छोटे बहुत सारे किंगडम्स आ गए। आप यहाँ देख सकते हो गुज्जर प्रतिहार है, ठीक है, यहाँ देखोगे राष्ट्रकूटाज हैं, पालाज हैं, इधर बंगाल के साइड वर्मन्स हैं, राइट। तो ऐसे पुष्यभूतिज हैं, तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे किंगडम्स हो गए, गुप्ता के बाद राइज होने लग गए। सो द ग्रेट किंग ऑफ किंग्स, अब एक ऐसे राजा के बारे में पढ़ेंगे जो राजाओं का भी राजा है। सो एज वी लुक एट नदर्न इंडिया एट दिस टाइम वी फाइंड अ रिमार्केबल रूलर हर्षवर्धना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किंग के बारे में हम जानने जा रहे हैं जिनका नाम है हर्षवर्धन, जिन्होंने नदर्न इंडिया में, नॉर्थ वाला जो इंडिया है वहां पर शासन किया। असेंडिंग द थ्रोन इन 606 CE एट कन्नौज, उन्होंने कन्नौज में उनका राज्याभिषेक हुआ। असेंडिंग द थ्रोन मतलब राजगद्दी पर वो बैठे 606 CE में। ही बिलोंग टू द पुष्यभूति और वर्धाना डायनेस्टी। ये किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? इसे पुष्यभूति या वर्धान डायनेस्टी भी कहते हैं। यहां मैंने पुष्यभूति आपको दिखाया, ये रहा। पुष्यभूति डायनेस्टी से हर्षवर्धन बिलोंग करते थे। इसे हम हर्षवर्धन, और इसे हम एक और नाम से जानते हैं, वर्धान डायनेस्टी। ओके, हुज अर्लियर कैपिटल वाज स्थानेश्वरा, इसका जो पहले कैपिटल था स्थानेश्वरा था, जिसे आज के समय में हरियाणा में हम थानेश्वर नाम से जानते हैं। स्थानेश्वरा ये इसका कैपिटल है, देखो यहाँ पर नाम भी दिया है, आई थिंक ये रहा, है ना, ये इसकी कैपिटल है कन्नौज की। पहले स्थानेश्वर थी, आज के समय में हम इसे थानेसर बोलते हैं। अच्छा, ये नेम्स जो होते हैं ना, आप याद कर सकते हैं कि थानेसर जो है स्थानेश्वर का ही नाम है, क्योंकि हो सकता है कभी मैच टाइम में आ जाए ना। रूलिंग फ्रॉम कन्नौज, और कन्नौज एंशिएंटली नोन एज कन्याकुब्जा इन प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश, ये जो है अपना शासन कहाँ से कर रहे थे? कन्नौज से। कन्नौज को कन्नौज भी कहा जाता है, या प्राचीन एंशिएंट हिस्ट्री में आप देखो तो कन्याकुब्जा के नाम से भी जाना जाता है। ये रहा कन्नौज, है ना, ये वाला जो नेम है मैप में, ये देखो कन्याकुब्जा। ओके, इस नाम से भी जाना जाता है। यहां से हर्षवर्धन शासन कर रहे थे। ही एक्सपैंडेड हिज एम्पायर ओवर लार्ज पार्ट्स ऑफ नदर्न एंड ईस्टर्न इंडिया, ऑल्दो इट्स प्रिसाइज एक्सटेंट इज नॉट नोन विद सर्टेनिटी। देखो, उन्होंने ना अपने एम्पायर को एक्सपैंड किया, फैलाया बहुत बड़े एरिया में। लार्ज पार्ट ऑफ नदर्न इंडिया, नॉर्थ वाले पूरे एरिया की हम बात करें, ईस्टर्न इंडिया, ईस्ट जो बंगाल वाला रीजन है उधर की तरफ भी फैलाया। ऑल्दो इसका जो प्रिसाइज एक्सटेंट है कि एग्जैक्ट कहां से कहां तक फैला था, उतने अच्छे से सर्टेनली हमें नहीं पता है, फिर भी हम कह सकते हैं उन्होंने बहुत बड़े एरिया में अपने एम्पायर को एक्सटेंड किया। ये आप कॉइन देख सकते हो डिपिक्टिंग किंग हर्षा, ये हर्षवर्धन जो किंग है उनको यहाँ पे डिपिक्ट किया गया, दिखाया गया है। और इसी कॉइन के दूसरी साइड पर, रिवर्स साइड, अ पिकॉक फैनिंग इट्स टेल, एक मोर है जो अपने पंखों को फैला रहा है ना, तो वो आप यहाँ देख सकते हैं। ये उसी समय का कॉइन है। नाउ हर्षा, as he also known, was a fine poet and dramatist. वो खुद भी एक कवि थे। हर्ष जो थे, हर्ष जो राजा थे, वो कवि भी थे और नाट्य जो होता है, नाटक वगैरह जो होते हैं, ड्रामा वगैरह, वो भी लिखा करते थे। He is assumed to be the author of 3 plays composed in classical संस्कृत। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने 3 संस्कृत में कंपोजिशंस भी की थी, which we have love stories with courtly life or themes of sacrifices and other high ethical values। इसमें कुछ कहानियां हैं जो राज दरबार हुआ करता था, वहां की लव स्टोरीज को लेकर, या सेक्रीफाइसेस को थीम को लेकर, या कुछ अच्छी जो वैल्यूज होती हैं, जो नैतिकता होती है, उसके ऊपर कुछ कहानियां लिखी हैं उन्होंने। While these are stories, historians are use such literature to extract interesting detail about the culture and society of those times, from systems of governance to social diversities, technologies, foods, क्लॉथिंग्स। इन्हीं स्टोरीज से जो हिस्टोरियंस हैं, जो इतिहासकार हैं, वो यहीं से इंटरेस्टिंग डिटेल्स निकालते हैं कि उस समय का कल्चर कैसा था, सोसाइटी कैसे थी उस समय की, दोज टाइम्स, राइट।
वहां पे गवर्नेंस यानी शासन व्यवस्था कैसी थी, सोसाइटी में डाइवर्सिटी कैसी थी, टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी थी, कैसा भोजन खाया करते थे लोग, कपड़े कैसे पहना करते थे, इन्हीं स्टोरी से डिटेलिंग पता चलती है। हर्षा ऑल्सो पेट्रोनाइज स्कॉलर्स लाइक बाण भट्ट। हर्ष के दरबार में बहुत सारे स्कॉलर्स थे, स्कॉलर्स यानी विद्वान थे, उनमें से एक थे बाण भट्ट, जिन्हें बाणा के नाम से भी जाना जाता है। बाण भट्ट द्वारा लिखी गई एक किताब है कादम्बरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको नाम याद होने चाहिए। बाण भट्ट ने लिखा था कादम्बरी, अ ब्यूटीफुल लिटरेरी वर्क एंड वन ऑफ द वर्ल्ड्स फाइनेस्ट नॉवेल। ये एक दुनिया की हम कह सकते हैं बहुत ही बेहतरीन नॉवेल में से एक है। बाण ऑल्सो कंपोज्ड अ बायोग्राफी ऑफ हर्षा टाइटल हर्षचरित्र। बाण भट्ट ने ही हर्ष की जीवनी लिखी, बायोग्राफी मतलब हर्ष के जीवन का चरित्र लिखा, जिसे हर्षचरित्र नाम दिया गया। उसमें हर्ष का जीवन काल कैसा था उसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन लिखी गई है। इंस्क्रिप्शंस डिपिक्ट हर्षा एज अ डिवोटी ऑफ शिवा। इंस्क्रिप्शंस मतलब जो पत्थरों पे खुदाई करके जो लेख लिखे होते हैं, उसमें बताया गया है कि हर्ष जो है वो शिव भगवान का भक्त था। अकॉर्डिंग टू अदर सोर्सेस ही वॉज ऑल्सो डीपली अटैच्ड टू बुद्धिज्म। एक और हम सोर्स की बात करें जहां से हमें पता चलता है कि वो बुद्धिज्म में भी बहुत ज्यादा अटैचमेंट थी उसकी। while showing respect of all schools of thought and belief। तो शिवा का डिवोटी होने के साथ साथ बुद्धिज्म में इंटरेस्ट था उसे, और भी सभी जो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, जो विचारधारा है, जो विश्वास है, उसको वो रिस्पेक्ट देता था। ऐसा नहीं कि किसी एक धर्म को मान रहा है तो बाकी धर्मों की वो वैल्यू नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं था। यहाँ पर आपको देखो क्या दिया गया है, अ डिटेल ऑफ अ कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। ये इंस्क्रिप्शन है जो कॉपर प्लेट पे लिखा गया है, जो बंसखेरा इन उत्तर प्रदेश से ये मिला है। नागरी स्क्रिप्ट में ये लिखा हुआ है। अ प्रीकर्सर टू देवनागरी। देवनागरी जो लिपि है उससे भी पहले की लिपि है। इट रीड्स, इसे क्या पढ़ा जाता है, ये क्या लिखा हुआ है, स्वहस्तो मामा महाराजाधिराज श्री हर्षाया, दैट इज बाय माय ओन हैंड द ग्रेट किंग ऑफ किंग्स श्री हर्षा। हर्ष के बारे में यहाँ कहा गया है कि राजाओं का राजा। अब इसमें आपको कोई से अक्षर हैं जो ऐसे जो आप समझ पा रहे हैं, आपको पता चल रहा है। देखो मुझे ये वाला जो लेटर है ये ह जैसा लग रहा है, ऐसे आपको कौन कौन से लेटर मैच होते हुए दिख रहे हैं वो आप इस पे ध्यान से पढ़ सकते हैं। ओके, नाउ यहाँ दिया हुआ है, लेट्स एक्सप्लोर। इफ यू नो द देवनागरी स्क्रिप्ट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर, ट्राई टू आइडेंटिफाई सम ऑफ द लेटर्स इन हर्षा सिग्नेचर। ये जो हर्ष द्वारा लिखा गया है इसमें आपको कुछ लेटर्स पहचानने, जैसे मैंने ये ह बताया है, ऐसे आपको इसमें कौन सा समझ में आ रहा है वो आप बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। सो डू यू रिकॉल वेयर द कैपिटल ऑफ अर्लियर मौर्य एंड गुप्ता एम्पायर्स वर लोकेटेड। हमने पिछली बुक में पढ़ा था फर्स्ट पार्ट में कि मौर्य का कैपिटल कहाँ था, गुप्ता एम्पायर का कैपिटल कहाँ था, एंड हाउ डू यू थिंक दिस शिफ्ट मे हैव शेप्ड द सबकॉन्टिनेंट्स पॉलिटिकल इन द ईयर्स टू कम। और ये जो शिफ्ट है कि कैपिटल को शिफ्ट किया गया, ये सब कैसे चेंज किया होगा, सब उस समय की जो पॉलिटिक्स थी, आने वाले समय में उसमें क्या चेंजेस हुए होंगे। मौर्य का जो कैपिटल है वो पाटलिपुत्र में था, जो पटना बिहार में है वहां पर। फिर गुप्ता जो कैपिटल है वो पाटलिपुत्र पटना बिहार में। ये जो शिफ्ट है इसका क्या असर हुआ होगा। पावर स्प्लिट इनटू रीजनल किंगडम्स। जो रीजनल किंगडम्स थे, जो छोटे छोटे एरिया वाले जो किंगडम्स वगैरह थे, उसमें पावर बटी होगी। मोर राइवलरी बिटवीन रूलर्स, राजाओं के बीच में जो है बहुत ज्यादा शत्रुता और बढ़ी होगी। लोकल फ्यूडेटरीज बिकम स्ट्रॉन्गर एंड चैलेंज्ड किंग्स। जो लोकल फ्यूडेटरीज मतलब क्या होता है, ये सब हमने पिछले पार्ट जो फर्स्ट टेक्स्ट बुक था उसमें पढ़ा हुआ है। जैसे एक राजा है तो सारे एरिया को नहीं संभाल सकता, तो ये एरिया वो किसी को सामंत को दे देता था, जो इस एरिया को संभालता था, बदले में राजा उसकी रक्षा करता था, और इन्हें ही हम फ्यूडेटरीज कहते हैं। तो ये स्ट्रॉन्गर हो गए होंगे और इन्होंने राजा को चैलेंज किया होगा। कहीं कहीं कोई फ्यूडेटरी खुद को आजाद बताने लगा होगा कि हम किसी के अंडर नहीं है, हम अपना शासन खुद संभालेंगे। तो इस तरह के चेंजेस हुए होंगे। नाउ डोंट मिस आउट, यहाँ फैक्ट दिया हुआ है 7th सेंचुरी नॉवेल कादम्बरी। कादम्बरी किसने लिखा है, अभी हमने कुछ पेजेस पहले पढ़ा, कुछ स्लाइड्स पहले। आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में फटाफट लिख के बताइए। और आप लोग कॉमेंट्स वगैरह तो करते ही नहीं है, बहुत कम बच्चे कॉमेंट्स करते हैं। एक लाइक, ये सब मैं बोलती नहीं हूँ वीडियोस में, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है ये सब बोलना कि लाइक करिए, कमेंट करिए, बट हाँ जब मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज इफ यू फाइंड इट कि हाँ मुझे हेल्प हो रही है तो थोड़ा सा कुछ लिख दीजिए, ताकि मुझे पढ़ के समझ में आए कि हाँ आपको अच्छा लग रहा है, या फिर लाइक तो कर ही सकते हैं ना। चलिए, 7th सेंचुरी नॉवेल कादम्बरी हैज अ वेरी एलाबोरेट एंड कॉम्प्लेक्स प्लॉट।
कादम्बरी में बहुत सारी चीजें एलाबोरेट मतलब विस्तार में बताई गई है। इसमें एक लव स्टोरी बताई गई है बिटवीन अ प्रिंस फ्रॉम उज्जैनी एंड कादम्बरी अ सेलेस्टियल बीइंग। सो ये एक कहानी है। कादम्बरी में क्या है, एक लव स्टोरी दी गई है किस किस के बीच में, एक प्रिंस, एक राजकुमार जो उज्जैनी के राजकुमार थे, और एक बहुत ही सुंदर सेलेस्टियल बीइंग मतलब स्वर्ग की एक सुंदर देवी हम कह सकते हैं, या स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा बोल सकते हैं, कादम्बरी जिसका नाम था। इन दोनों की लव स्टोरी के बारे में ये है। Their romance runs across different births, streams and divine worlds with a story often told within another story. उनका जो रोमांस है, जो प्यार है, वो एक जन्म में नहीं है, डिफरेंट बर्ड्स, बहुत सारे जन्मों की ये कहानी है कि बहुत सारे जन्मों तक उनका प्यार चलता रहता है। और ये जो कहानी है, एक कहानी के अंदर दूसरी कहानी है, तो स्टोरी विद इन अनदर स्टोरी है ना, तो एक कहानी खत्म नहीं होती, उसी के अंदर एक दूसरी कहानी शुरू हो जाती है, इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग भी है। ऑन द वे वी गेट ग्लिम्स ऑफ कोर्टली लाइफ, फिलोसफी, नेचर एंड एस्थेटिक्स। ये कहानी जब हम पढ़ते हैं तो उस समय की लाइफस्टाइल कैसी थी, मतलब राज दरबार की लाइफ कैसी थी, राजा रानी वगैरह कैसे रहते थे, फिलोसफी के बारे में मतलब उस समय क्या सोच थी, प्रकृति के बारे में, एस्थेटिक मतलब ज्ञान की बातें, ये सब हमें स्टोरी में पढ़ने को मिलता है। बाण डाइड बिफोर कंप्लीटिंग द नॉवेल। ये नॉवेल पूरा नहीं हुआ था तब तक जो बाण भट्ट है उनकी डेथ हो गई थी। इट वॉज कंप्लीटेड बाय हिज सन। फिर जो इनके पुत्र थे, बाण भट्ट के जो बेटे थे, उन्होंने इसे पूरा किया एंड इज रिगार्डेड एज अ मास्टरपीस ऑफ क्लासिकल इंडियन लिटरेचर। और इस किताब को भारत की सबसे सुंदर और महान कहानियों में से एक माना जाता है। So I hope it is clear. Now आगे रीड करते हैं। Apart from several inscriptions, an important historical source for the period is the travelogue kept by yet another Chinese pilgrim to India. हमें बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस तो मिलते ही हैं जो पत्थरों वगैरह पे या हार्ड सरफेस पे खोद के बनाए गए हैं, जिनसे हमें उस समय के बारे में पता चलता है, इस पीरियड के बारे में। लेकिन कुछ ट्रैवलॉग्स भी हैं। ट्रैवलॉग क्या होते हैं, जैसे कोई ट्रैवल करता है कहीं पर तो वो वहां के बारे में लिखता है, उस किताब से जो हमें पता चला है, तो उस किताब को कहते हैं ट्रैवलॉग। ओके, सो बहुत सारे ट्रैवलॉग्स मिले हैं, उसमें से एक है जैसे चाइनीज एक पिलग्रिम है जिनका नाम है ह्वेनसांग। इसे ह्वेनसांग पढ़ते हैं, है ना, या अलग भी प्रोनाउंसिएशन हो सकता है। देखो यहाँ पे लिखा है ह्वेनसांग या ह्वेनसांग, इस तरीके से इनका रीड किया जाता है नाम। ये उस वक्त चाइना से ट्रैवल करके आए थे, मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया है ना। रिमेंबर इन पार्ट 1 ऑफ दिस टेक्स्ट बुक वी मेट फाहियान who in 5th century left a valuable account of the Gupta era. फाहियान जो है 5th century CE में आए थे, उनसे उनकी किताब से हमें गुप्ता एरा के बारे में पता चलता है ना, फाहियान के ट्रैवलॉग से। नाउ 2 centuries later, अब ये 5th century में आए थे, उसके 2 century बाद ह्वेनसांग आए, है ना। ह्वेनसांग set out on his journey to India and traveled around the subcontinent between 630 and 644. 630 से 644 के बीच में उन्होंने इंडिया में ट्रैवल किया। We met him briefly in the chapter The Story of Indian Farming in this textbook and earlier in India, that is भारत in grade 6. ये 2 चैप्टर्स में हमने इनके बारे में जाना। स्टोरी ऑफ इंडियन फार्मिंग फर्स्ट चैप्टर जो है इस टेक्स्ट बुक का, उसमें भी इनके बारे में जाना और ग्रेड 6 में भी पढ़ा था। जस्ट एज फाहियान हिज मोटिवेशन, पहले ये पढ़ लेते हैं ना। ये स्टैचू है ह्वेनसांग का, कैरिंग हिज ट्रैवल पैक, जो अपने साथ सामान लेकर गए थे उसको ये कैरी कर रहे हैं। एट द लॉन्गमैन केव्स ऑफ ईस्टर्न चाइना, अ केव कॉम्प्लेक्स विद मेनी बुद्धिस्ट स्टैचू एंड कार्विंग। ये जो केव कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर बहुत सारे बुद्धिस्ट स्टैचूज बने हुए हैं और कार्विंग है, चाइना में है। ओके, नाउ अब हम रीड कर लेते हैं। जस्ट एज फाहियान हिज मोटिवेशन for undertaking such a long and difficult journey was to visit sacred Buddhist site and learn doctrines from Indian teachers. फाहियान की तरह ही इनका भी मोटिवेशन क्या था, इतनी लंबी और डिफिकल्ट जर्नी को तय करने के पीछे इनका मकसद क्या था। सबसे पहली चीज कि बुद्धिस्ट जो साइट है जो सेक्रेड है, पवित्र है, वहां पर विजिट करना, और जो इंडियन टीचर्स हैं उनसे चीजें सीखना, लर्न करना, डॉक्ट्रिन्स के बारे में। He brought back to China more than 600 manuscripts of Buddhist texts in Sanskrit carried by 20 horses and set about translating them into Chinese. वो यहाँ से इंडिया से लगभग 600 मैन्युस्क्रिप्ट्स लेकर गए जो बुद्धिज्म या बुद्धिस्ट टेक्स्ट थे, संस्कृत में लिखे हुए थे, 20 हॉर्सेस पे वो लेकर गए एंड सेट अबाउट, और उसको फिर उन्होंने चाइनीज में ट्रांसलेट किया। ही ऑल्सो लेफ्ट अ मेटिकुलस अकाउंट ऑफ हिज जर्नी इन विच ही रिकॉर्डेड इंपॉर्टेंट डिटेल्स अबाउट द पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी, कल्चर एंड रिलीजन इन द किंगडम ही क्रॉस्ड। वहां पर इसके अलावा मतलब इन चीजों को ट्रांसलेट करने में उनके अकाउंट से हमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें जानने को
को मिली कि उस वक्त की पॉलिटिक्स कैसी थी, डिप्लोमेसी कैसी थी, कल्चर कैसा था, रिलीजन कैसा था, जिस जिस राज्य से होकर वो गुजरे वहां के बारे में उन्होंने लिखा हुआ है। हिज ट्रैवलॉग इज अ मेजर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर हिस्टोरियंस ऑफ दिस पीरियड। जो इतिहासकार हैं जो इस समय के बारे में लिख रहे हैं, यानी 600 से 1200 सी के अराउंड की जो बातें लिख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, उनके लिए जो ह्वेनसांग है उसके सोर्सेस बहुत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। नाउ ये एक मैप दिया हुआ है, यहाँ आप देख सकते हो ट्रेवल्स ऑफ ह्वेनसांग, ट्रैवल फ्रॉम चाइना एंड इंडिया। ये जो रेड डॉटेड लाइन है ना, ये देखो शियान, यहाँ से रेड डॉटेड लाइन से मैं थोड़ा सा ये ऐसे दिखाती हूँ आपको, यहाँ से वो ट्रैवल करके और फिर इंडिया में आए, और ये सारे पाथ है कहाँ कहाँ उन्होंने ट्रैवल किया। और फिर ब्लू लाइन से दिखाया गया है कि ट्रैवल बैक टू चाइना सिटीज विजिटेड। सो अब यहाँ से जब वो वापस गए तो ये रास्ता उन्होंने फॉलो किया है ना, यहाँ से फिर वो चाइना में गए। सो हेयर यू कैन सी ह्वेनसांग रूट फ्रॉम चाइना टू इंडिया एंड बैक। इन दिस मैप वी हैव यूज्ड मॉडर्न नेम्स फॉर सिटीज ह्वेनसांग पास्ड थ्रू। सो जहां जहां से वो पास हुए थे, गए थे, वहां जो आज के नाम है वो सारे यहाँ पर मैप में लिखे हुए हैं, जैसे मथुरा, कन्नौज, प्रयागराज, उज्जैन, बरहोच, अजंता, अमरावती, कांचीपुरम, नासिक, भुवनेश्वर, तामलुक, बोधगया, नालंदा, पटना, गुवाहाटी, लुम्बिनी, अयोध्या, मुल्तान, तक्षशिला, काबुल, बामियान, हिंदुकुश ये पर्वत है, फिर काशागार, ठीक है, खोतान। तो यहाँ से होकर वो ट्रैवल किया उन्होंने। ओके, नाउ लेट्स एक्सप्लोर। ये जो मैप अभी हमने देखा 3.7 वाला, ये वाला मैप, इसके बारे में कहा है कैन यू आइडेंटिफाई अ फ्यू माउंटेन पासेस और डेजर्ट एरियाज दैट ह्वेनसांग हैड टू क्रॉस व्हाइल ट्रैवलिंग बिटवीन चाइना एंड इंडिया। कोई डेजर्ट एरिया या फिर कोई माउंटेन पासेस दिख रहे हैं जहां से ह्वेनसांग ने ट्रैवल किया। कैन यू ऑल्सो आइडेंटिफाई अ फ्यू इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट सेंटर्स ऑफ लर्निंग दैट ह्वेनसांग विजिटेड टू इंडिया। डू यू नो समथिंग ऑफ देयर सिग्निफिकेंस। सो यस, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो अभी मैंने मैप पे रीड किए, जैसे हिंदू कुश मैंने बताया, ये पासेस है, माउंटेन पासेस। माउंटेन पासेस मतलब माउंटेन्स हैं, उनके बीच में ऐसे कुछ रास्ता बन जाना जहां से लोग एक पार से दूसरे पार जाते हैं। फिर बामियान, ये माउंटेन रूट एरिया है। गोबी डेजर्ट और टकला मकान डेजर्ट जो है, ये नाम पे हंसीएगा नहीं, मुझे तो एक्चुअली हंसी आती है, बट यस, टकला मकान एक डेजर्ट है। दीज वर दो एरियाज विद एक्सट्रीम कोल्ड सैंडस्टॉर्म्स एंड लॉन्ग एम्प्टी रूट। ये देखो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, ये सब इरेज कर देते हैं। गोबी डेजर्ट और यस, हियर यू कैन सी टकला मकान, ठीक है, ये डेजर्ट है, बहुत ठंडी जगह है, यहाँ से वो ट्रैवल करके गए। ओके, यहाँ गोबी डेजर्ट आपको दिख रहा है, ये सारे नाम है। बामियान यहाँ पर है, हिंदू कुश यहाँ पर है, ये देखो लुम्बिनी, ये सब इंपॉर्टेंट जगह है जहां पर उन्होंने विजिट किया। नाउ नेक्स्ट हमने इसमें पूछा था कि बुद्धिस्ट सेंटर्स जो उन्होंने विजिट किए उसके बारे में आप बताना चाहें, तो यहाँ मैंने कुछ नाम दे दिए हैं, आप इनमें से कोई भी लिख सकते हो। जैसे नालंदा उन्होंने विजिट किया, ये एंशिएंट यूनिवर्सिटी है, बहुत फेमस है बुद्धिस्ट लॉजिक के लिए, फिलॉसफी, मेडिटेशन और बहुत बड़ी लाइब्रेरी के लिए जानी जाती है। ऐसे तक्षशिला, ये ओल्डेस्ट लर्निंग हब है, अर्ली बुद्धिस्ट टीचिंग और डिबेट्स के लिए फेमस है। मथुरा जो है बुद्धिस्ट सेंटर है स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर भी लर्निंग के पर्पज से विजिट किया जाता था, ऑल्सो फेमस फॉर बुद्धिस्ट आर्ट। बोध गया जो है, यहाँ पर बुद्धा ने ज्ञान की प्राप्ति की थी, अ मेजर स्पिरिचुअल एंड नॉलेज शेयरिंग डेस्टिनेशन फॉर मॉन्क्स। अमरावती जो है ग्रैंड स्तूपा के लिए जाना जाता है एंड एज एन इम्पॉर्टेंट प्लेस फॉर बुद्धिस्ट एजुकेशन एंड रिलीजियस लर्निंग। ये आपको लिखना नहीं है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए, है ना। देन नेक्स्ट इज की टेक अवे। इस पूरे से हमने क्या पढ़ा, तो ह्वेनसांग जर्नी शोज दैट इंडिया वाज अ मेजर नॉलेज डेस्टिनेशन फॉर बुद्धिज्म, अट्रैक्टिंग स्कॉलर्स फ्रॉम फार अवे लैंड्स। इससे हमें ये पता चलता है ह्वेनसांग की जर्नी से कि इंडिया जो है उस वक्त बहुत ही इंपॉर्टेंट एक नॉलेज का डेस्टिनेशन था, जहां लोग ज्ञान की प्राप्ति के लिए आते थे। इसीलिए बहुत सारे विद्वान जो है फार अवे लैंड से, बहुत दूर दराज के एरिया से भारत में विजिट करने आते थे। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। Harshvardhana welcomed this Chinese pilgrim to his court apart from two more ambassadors from China. हर्षवर्धन ने चाइना से जो पिलग्रिम्स आए थे, तीर्थयात्री, पिलग्रिम मतलब होता है तीर्थयात्री, जो आए थे उनके दरबार में, उसका बहुत अच्छे से वेलकम किया, स्वागत किया। अपार्ट फ्रॉम टू मोर एम्बेसडर्स, तो और वहां पे राजदूत आए हुए थे चाइना से। इन ह्वेनसांग्स ऑनर ही हेल्ड एन असेंबली एट कन्नौज अटेंडेड बाय किंग्स एंड लीडर्स ऑफ मैनी रिलीजियस सेक्ट।
सो वैनसंग के आने की खुशी में, ऑनर में, सम्मान में कन्नौज में एक असेंबली रखी गई जिसमें बहुत सारे राजा आए, जो बहुत सारे धर्मों के लीडर्स भी आए। वैनसंग डिस्क्राइब कन्नौज, कन्नौज के बारे में वैनसंग ने क्या लिखा है कि बहुत ही ब्यूटीफुल और प्रॉस्पेरियस सिटी है, सुंदर है, प्रॉस्पेरस मतलब समृद्ध सिटी है। हर्षा एज अ जस्ट एंड एनर्जेटिक रूलर हु मेंटेन्ड अ वास्ट आर्मी एंड वाज ऑफन एंगेज्ड इन मिलिट्री कैंपेन। हर्ष के बारे में वैनसंग ने बताया है कि बहुत ही एनर्जेटिक रूलर है, बहुत ही एक फुर्तीला हम बोल सकते हैं, बहुत बड़ी आर्मी है उनकी, और अधिकतर वो मिलिट्री कैंपेन्स में एंगेज रहते हैं। एवरी 5 years ही हेल्ड एन असेंबली एट प्रयाग, प्रेजेंट डे प्रयागराज, एट द कन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड यमुना रिवर। हर 5 साल में वो एक इसी तरीके की असेंबली रखते हैं जो आज का प्रयागराज जगह है वहां पर, यहाँ गंगा और यमुना नदी दोनों आकर मिलती है। वेयर आफ्टर परफॉर्मिंग सेक्रेड राइट्स ही गेव away much wealth offering it to Buddhist, Brahmins and poor. So यहाँ पर वो जब भी ये असेंबली रखते हैं तो सेक्रेड राइट्स मतलब रीति रिवाज के थ्रू पूजा करते हैं, उसके बाद बहुत सारा धन वो दान में देते हैं, बुद्धिस्ट को, ब्राह्मण्स को और गरीबों को। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं। हर्षा attempted to extend his empire southward beyond the Narmada but was held in check by Pulketion II of powerful Chalukya dynasty whom we will meet soon. So अभी तक हम हर्ष के बारे में पढ़ रहे हैं ना, जो वर्मन डायनेस्टी से थे। So उन्होंने अपने एम्पायर को एक्सटेंड करना चाहा सदर्न इंडिया में, नीचे की तरफ, साउथ की तरफ, लेकिन यहाँ पर पुलकेशन सेकंड जो चालुक्य डायनेस्टी यहाँ पर चल रही थी उनकी तरफ से हर्ष को एक चेक मिला, मतलब कि उन्होंने अच्छे से सामना किया और जीतने नहीं दिया। हर्षा ऑल्सो ड्रीम्ड ऑफ यूनाइटिंग नदर्न इंडिया बट अचीव्ड ओनली मिक्स्ड सक्सेस। और जहां पर उसका शासन था नॉर्थ वाले पार्ट में भी, वो उसको पूरा यूनाइट करना चाहता था। हर्षवर्धन चाहता था कि सब एकजुट होकर एक बड़ा सा एम्पायर बना सके, लेकिन वो पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं रहा। ऑल्दो ही फॉर्म्ड एन अलायंस विद वर्मन डायनेस्टी ऑफ कामरूपा in today's Assam, their capital Pragjyotisha was close to today's Guwahati. Conflicts with neighboring kingdoms continued. हाँ, ये है कि इस प्रोसेस में कि यूनिटी वो बना सके नॉर्थ पार्ट में, उसने बहुत सारी कोशिशें की, जिसमें कि एक है कि वर्मन डायनेस्टी जो कामरूपा, आज का जो असम जो जगह है, वहां की जो वर्मन डायनेस्टी थी उसके साथ उसके अच्छे अलायंस बने, एक हम बोल सकते हैं कि एक पार्टनरशिप हुई। लेकिन अच्छा, ये जो वर्मन डायनेस्टी है इसका जो कैपिटल है वो प्रागज्योतिषा है, राइट। अभी दिखा दूंगी मैं मैप में। आज का जो प्रेजेंट डे गुवाहाटी है उसके करीब है ये। नाउ इसके अलावा जो नेबरिंग किंगडम्स थे उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहे, अच्छे रिलेशन उतने अच्छे मेंटेन नहीं हुए। ये जो हमने मैप में देखा था, यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ, ये रहा वर्मन डायनेस्टी। एक सेकेंड, इस मैप में नहीं था, यस, हियर यू कैन सी वर्मन डायनेस्टी है ना, इसके साथ अच्छे रिलेशन थे। बाकी जो आसपास के किंगडम्स थे उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट चलते रहे, तो यूनिटी उतने अच्छे से मेंटेन नहीं हो पाई। नाउ हियर यू कैन सी अ टेराकोटा सील, टेराकोटा यानी मिट्टी की बनी हुई एक सील है, 13 सेंटीमीटर इसका रेडियस है, फाउंड एट नालंदा। देखो ये टूटा हुआ मिला है नालंदा के पास, इशूड बाय किंग भास्कर वर्मन जो राजा थे उनके द्वारा ये इशू किया गया है, मतलब ये कॉइन उनके उसमें बना हुआ है, ऑफ द वर्मन डायनेस्टी, जो वर्मन डायनेस्टी के थे। हु वाज एन अलाय ऑफ हर्षवर्धन, ये अलाय थे हर्षवर्धन के, मतलब हर्षवर्धन के साथ इन्होंने अलायंस बना रखा था, मिले हुए थे। अब आती है बारी ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल की। ये जो कन्नौज के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जहां हर्षवर्धन ने शासन स्टार्ट किया, उसमें एक स्ट्रगल हुआ जिसे ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल कहते हैं, जिसमें 3 लोग शामिल थे। ट्राइपार्टाइट क्या होता है? ऐसी सिचुएशन दैट इन्वॉल्व्स 3 डिस्टिंक्ट पार्टीज और प्लेयर्स, जिसमें 3 डिफरेंट पार्टीज जो है इन्वॉल्व हो किसी चीज के लिए। ओके, चलिए अब पढ़ लेते हैं। सो आफ्टर हर्षाज डेथ इन 647 नॉर्थ इंडिया सॉ मच पॉलिटिकल टर्मोइल। हर्षवर्धन जो थे उनकी डेथ हो गई 647 सीई में। उसके बाद नदर्न इंडिया जो है वहां पे बहुत ज्यादा पॉलिटिकल टर्मोइल हुआ, मतलब राजनीतिक तौर पे हम देखें तो बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। इसमें कन्नौज बिकेम द सेंटर ऑफ अ लॉन्ग इनडिसाइसिव ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल। इसी में 3 लोग मिल गए कन्नौज के ऊपर अपना अधिकार साबित करने को। As it is often called, इसे ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल कहा जाता है। 3 वेरिंग पार्टीज वर, कौन कौन थे ये 3? तो पालास, एक सेकेंड, पालास ईस्ट से, गुज्जर प्रतिहारास वेस्ट से, एंड राष्ट्रकूटास डेक्कन से।
देखो कौन कौन कन्नौज पे शासन करना चाह रहा था, कौन कौन कन्नौज को जीतना चाह रहा था, ये सब हमने इसमें देख लिया है। एक बार और मैं मार्क कर देती हूँ। गुज्जर प्रतिहार इधर वेस्ट है हमारा, वेस्ट से, पालास जो है वो ईस्ट से, और राष्ट्रकूटा जो है वो साउथ से। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा कन्नौज है, इसके ऊपर शासन करने के लिए 1, 2 और ये 3, ये तीनों के बीच में स्ट्रगल हुआ, जिसे कि कहा जा रहा है ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल। ओके, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट। So see figure 3.3 during 8th and 9th century C, अभी जो मैप मैंने आपको दिखाया वही कहा जा रहा है। During 8th and 9th century C, these three power repeatedly warred against each other with fluctuating outcomes and no lasting victor। बहुत सारे समय तक 8वीं 9वीं शताब्दी में ये तीनों एक दूसरे के साथ अधिकतर लड़ाइयां, रिपीटेड वॉर्स उनके अगेंस्ट होते रहे, एक दूसरे के अगेंस्ट। फ्लक्चुएटिंग आउटकम्स ऐसे फ्लक्चुएट होते थे, कभी कोई जीत रहा है कभी कोई जीत रहा है, लेकिन नो लास्टिंग विक्टर। सो चलिए देखते हैं, लेट्स एक्सप्लोर व्हाई वाज कन्नौज सो अट्रैक्टिव टू दोस पावरफुल डायनेस्टीज, ऑब्जर्व इट्स लोकेशन ऑन द मैप एंड डिस्कस इन क्लास। ये जो कन्नौज है ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों था, ये सारी जो पावरफुल डायनेस्टीज थी इनके बीच में, तो इसके कुछ कारण है, अभी मैप में भी समझा दूंगी, पहले देख लेते हैं। इसका जो लोकेशन है नॉर्थ इंडिया के एकदम सेंटर में है, जिसकी वजह से आर्मी को कंट्रोल कर पाना, रास्ते आसान है, गंगा प्लेन में है, ये फर्टाइल है, वहां पे बहुत ज्यादा उपज होती है, तो लोगों से टैक्स भी ज्यादा मिलेगा और वेल्दी रहेगा जो भी इस पे शासन करेगा। फेमस सिटी फॉर कल्चर एंड स्कॉलर्स, प्रेस्टीज के हिसाब से भी बहुत महान है, और पावर सिंबल, रूलर्स वांटेड डोमिनेंस ओवर नॉर्थ इंडिया। अगर नॉर्थ इंडिया को कंट्रोल में कर लिया तो ऐसा लगता था कि जो भी राजा है वो बहुत पावरफुल है, ये भी एक कारण था। तो आप इसकी लोकेशन जब देखोगे कन्नौज की, तो यहाँ नॉर्थ इंडिया में ये सेंट्रल पोजीशन पे है ना, इधर से भी एक सेंट्रल पोजीशन है, और यहाँ पे गंगा प्लेन है तो फर्टाइल भी है, राइट। सो इन सब कारणों से लोग इस पे शासन करना चाहते थे। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं पालास। तो ये हमने अभी हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा, अब पालास के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो आफ्टर हर्षाज डेथ, और इसी में साथ साथ हम स्ट्रगल के बारे में भी जानते चले जाएंगे। सो आफ्टर हर्षाज डेथ बंगाल रीजन फेल इनटू डिसऑर्डर अंटिल अकॉर्डिंग टू एन इंस्क्रिप्शन द पीपल चोज गोपाला इन 750 सी टू रीस्टोर स्टेबिलिटी। ही वाज द फर्स्ट किंग ऑफ पाला डायनेस्टी व्हिच सून रूल्ड ओवर मच ऑफ ईस्टर्न इंडिया। हर्ष के डेथ के बाद बंगाल जो रीजन है उसमें डिसऑर्डर हुआ, मतलब उथल पुथल हो गई, वहां पे कोई एक स्टेबिलिटी नहीं थी। इंस्क्रिप्शन के हिसाब से वहां के लोगों ने गोपाल को चुना अपना राजा, ठीक है, 750 सीई में। उसके बाद स्टेबिलिटी आई, गोपाल जो है उसने पाला डायनेस्टी की शुरुआत की। गोपाल पहला राजा था पाला डायनेस्टी का, जिसने ईस्टर्न इंडिया पे बहुत बड़े पार्ट पे रूल किया। हिज सक्सेसर, अब उसके बाद कौन आया, गोपाल के बाद धर्मपाल, उसने एक्सपैंड किया पाल एम्पायर को ओवर मच ऑफ ईस्टर्न एंड नॉर्दर्न इंडिया। ही बिकेम नोन एज अ ग्रेट पैट्रन ऑफ महायान बुद्धिज्म। ये जो धर्मपाल है उसे एक ग्रेट पैट्रन, मतलब उसने बहुत ज्यादा संरक्षण दिया, बहुत ज्यादा बढ़ाया, किसको, महायान बुद्धिज्म को। ये जो हमने चैप्टर पढ़ा था इंडिया एंड हर नेबर सेकेंड वाला, उसमें भी इसके बारे में हमने पढ़ा है। और धर्मपाल ने ही फाउंडिंग मेजर मोनेस्ट्रीज सच एज विक्रमशिला, बहुत सारे जो मोनेस्ट्रीज वगैरह है जहां पर बहुत भिक्षु वगैरह रहा करते थे, जैसे कि एक हो गए विक्रमशिला, इसको भी उसने ही स्थापना कराई। आगे देखते हैं, इन प्रेजेंट डे बिहार, ठीक है, विक्रमशिला कहां पर है, ये जो बिहार जो स्टेट है वहां पर है। एंड सोमपुरा, ये बांग्लादेश में है, आज के बांग्लादेश में है। बिसाइड जस्ट लाइक हर्षा द पालास कंटिन्यू टू पेट्रनाइज नालंदा। जैसे हर्षा ने नालंदा यूनिवर्सिटी को पैट्रन यानी संरक्षण दिया था, वैसे ही पालाज ने भी इसी को कंटिन्यू किया। Those large monasteries were in effect the universities of those times and attracted numerous students, sometimes from far away even beyond India। ये जो इतनी बड़ी monasteries हुआ करती थी कि उसमें जो फॉरेन स्टूडेंट्स आया करते थे, हमने अभी देखा बहुत सारे विदेशी भी आया करते थे, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को उसमें पढ़ाई के लिए, लर्निंग के पर्पज से भी रहने की व्यवस्था हुआ करती थी। नाउ द पाला एम्पायर फ्लरिश्ड इकोनॉमिकली। पाला एम्पायर जो है इकोनॉमिकली भी बहुत फला फूला, इकोनॉमिकली मतलब वेल्थ के फॉर्म में, अगर हम बात करें पैसों के फॉर्म में बात करें, थैंक्स नॉट ओनली टू इंटरनल ट्रेड बट ऑल्सो थ्रू ब्रिस्क मैरीटाइम ट्रेड थ्रू इट्स सी पोर्ट ऑन द ईस्ट कोस्ट विच प्रोवाइडेड पाथवे टू साउथ ईस्ट एशिया,
इंडिया एंड हर नेबर्स फॉर सम डिटेल। ये जो चैप्टर हमने पढ़ा है ना, इसमें सभी चीजें एक्सप्लेन है, इसलिए आप सीक्वेंस में चैप्टर देखोगे तभी आपको अच्छे से पकड़ोगे। सो पाला एम्पायर एक तो इंटरनल ट्रेड की वजह से भी फला फूला। इंटरनल ट्रेड मतलब पाला डायनेस्टी, पाला एम्पायर जो है उसी में इंटरनली, मतलब पाला एम्पायर में एक जगह से दूसरी जगह जो व्यापार हो रहे हैं, ट्रेड हो रहे हैं, एक तो उसकी वजह से, दूसरा मैरीटाइम ट्रेड की वजह से। मैरीटाइम मतलब क्या होता है, समुद्र या ओशियन से रिलेटेड। तो यहीं से रास्ते बने, किस चीज के, साउथ ईस्ट एशिया की तरफ व्यापार होने लगा समुद्री रास्तों से। तो साउथ ईस्ट एशिया की तरफ हमने जो चैप्टर पढ़ा था उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे उन कंट्रीज के साथ हमारा जो है एक तरीके से कनेक्ट बना। ये आपको मैं मैप में दिखा देती हूँ, इधर की तरफ है ना पालास, यहाँ पे सी पोर्ट है, समुद्र के किनारे वाले एरियाज थे। तो इधर से इधर आपका म्यांमार है, थाईलैंड है, फिर वियतनाम है ना, सिंगापुर है, आज सिंगापुर हम जानते हैं। तो इन सब कंट्रीज में भी व्यापार चालू हुआ। ओके, नाउ ये हमने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था। अब आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। दो एम्पायर लेटर डिक्लाइन, पाला एम्पायर जो है धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा, खत्म होने लगा, बट इट लेफ्ट अ लास्टिंग लेगेसी ऑफ स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस एंड लर्निंग इन पार्ट्स ऑफ ईस्टर्न एंड नदर्न इंडिया। इसने बहुत एक अपनी लेगेसी छोड़ी, मतलब अपना एक अस्तित्व, एक प्रभाव छोड़ा कि स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस थी, इनकी शासन व्यवस्था बहुत अच्छी थी, जो लर्निंग व्यवस्था थी वो पूरे नॉर्थ इंडिया में और ईस्टर्न पार्ट में इसने एक अपना प्रभुत्व छोड़ा। लोगों को इससे बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। यहाँ आप इमेज देख सकते हो 3.9 में, क्राउंड बुद्धा, बिहार, पाला एम्पायर 10th 11th सेंचुरीज। बुद्ध भगवान को यहाँ पे कोरोनेशन किया हुआ है, ताज पहनाया गया है ना। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, यहां दिया हुआ है थिंक अबाउट इट। सम हिस्टोरियन स्टेट दैट धर्मपाला वाज बुद्धिस्ट। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि जो धर्मपाल है, सेकंड रूलर पाला डायनेस्टी के, वो बुद्धिस्ट था। ही सर्टेनली पैट्रोनाइज बुद्धिस्ट लर्निंग एंड इंस्टीट्यूशन। उसने बुद्धिस्ट लर्निंग को पैट्रोनाइज किया, संरक्षण दिया, मोनेस्ट्रीज वगैरह को संरक्षण दिया। बट वी शुड कीप इन माइंड दैट इन एंशिएंट इंडिया द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन वाज मोर फ्लूइड देन इट इज इन टुडे, एंड एक्सेप्ट परहैप्स फॉर monks and nuns, people could feel at ease with various belief systems and practice different modes of worship at that time, at same time। देखो ऐसा नहीं है जैसे आज के समय में हम जो धर्म के बारे में जानते हैं ना, वैसा तब नहीं था। जैसे जो मॉन्क्स वगैरह हैं, जो बुद्धिज्म को मानते हैं, या नन्स हैं, तो वो एक पर्टिकुलर धर्म मानेंगे, लेकिन जो नॉर्मल पीपल थे, है ना, लोग जो थे, वो बहुत आसानी से एक से ज्यादा बिलीफ सिस्टम को मान सकते थे, पूजा पाठ कर सकते थे और अपना विश्वास उसमें मेंटेन कर सकते थे। तो उस समय इतना रिजिड एक क्लासिफिकेशन नहीं था। इंडीड पीपल often did not regard belief system involving Hinduism, Buddhism and Jainism as separate। इसको वो separate नहीं समझते थे, बल्कि वो एक ब्रांच की तरह समझते थे of a common philosophical tree। उन्हें लगता था ये एक पेड़ की तरह है जिसमें फिलोसफी हम पढ़ रहे हैं, और इसी पेड़ की डिफरेंट डिफरेंट शाखा है, ये हिंदुइज्म है, ये बुद्धिज्म है, इस तरीके से। Beside rulers often took pride in patronizing several school of thoughts। और जो रूलर्स थे, जो राजा वगैरह थे, इस तरीके से संरक्षण देना उन्हें प्राइड लगता था, गर्व की बात महसूस होती थी कि वो एक नहीं बल्कि सेवरल जो विचारधाराज हैं, बहुत सारी विचारधाराएं हैं, उनको संरक्षण देना। हमने गुप्ता के केस में पढ़ा था पहली वाली टेक्स्ट बुक में, एंड हर्ष के बारे में भी हमने पढ़ा। ये सब ब्रॉड माइंडेडनेस दिखाता है कि वो एक धर्म या एक विचारधारा को लेकर लिमिट नहीं थे, बल्कि बहुत अदर जो बिलीफ सिस्टम है उसको भी वो पैट्रोनाइज करते थे, संरक्षण देते थे। सिमिलरली सेवरल सक्सेसर्स ऑफ धर्मपाला, ऐसे ही जो धर्मपाल के बाद आए राजा, उन्होंने भी पैट्रोनाइज किया बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूशन को, वर सेड टू डिवोटीज शिवा। उन्होंने बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूशन को पैट्रोनाइज तो किया, लेकिन शिव भक्त भी थे वो। तो आप समझ सकते हो कि उस वक्त ब्रॉड माइंडेडनेस थी। द राष्ट्रकूटास, अभी हम जिनके बारे में पढ़ेंगे, एंड अदर रूलर्स विल प्रोवाइड मोर एग्जाम्पल ऑफ दिस। ऐसे ही और भी एग्जाम्पल है जिन्होंने एक से ज्यादा बिलीफ सिस्टम को पैट्रोनाइज दिया या फिर संरक्षण दिया। ओके, सो आई होप इट इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, A university with scholars as gatekeeper। एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं जिनके जो गेट कीपर्स होते थे, जो दरबान बोल सकते हैं, जो मेन गेट होता है वहां जो दरबान खड़े होते थे, वो विद्वान हुआ करते थे। तो चलिए पढ़ते हैं। धर्मपाल फाउंडेड विक्रमशिला। विक्रमशिला एक यूनिवर्सिटी की धर्मपाल ने स्थापना की। कब? इन द लेट 8th century ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा, गंगा नदी के किनारे। इट रिमेन्ड अ ग्रेट सेंटर ऑफ लर्निंग फॉर मोर देन 4 centuries। लगभग 400 सालों तक ये बहुत इंपॉर्टेंट एक सेंटर रहा जहां लोग पढ़ने आते थे, सीखने आते थे। इस यूनिवर्सिटी में 6 कॉलेज थे, मोनेस्ट्रीज थी, टेम्पल्स थे,
लेक्चर हॉल्स थे और बहुत ही बड़ी लाइब्रेरी थी। नियरली 3000 स्कॉलर्स स्टडीड सब्जेक्ट्स सच एज ग्रामर, लॉजिक, हिंदू एंड बुद्धिस्ट फिलोसफी, लर्निंग एंड रिचुअल्स। इन सब चीजों के बारे में लगभग 3000 जो स्कॉलर्स हैं वो यहाँ पर विद्या ग्रहण किया करते थे। एडमिशन वॉज हाईली सिलेक्टिव एज ईच कॉलेज हैड अ द्वार पंडित। एडमिशन बहुत टफ हुआ करते थे, ऐसा नहीं कोई भी चाहे तो इसमें एडमिशन ले लेता था। हर कॉलेज में एक द्वार पंडित हुआ करता था, ऐसा विद्वान जो गेट की रक्षा करता था, गेट कीपर हुआ करता था। वो टेस्ट करता था स्टूडेंट्स को बिफोर अलाउइंग देम एंट्री। जब वो एंट्री लेते थे यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, उससे पहले उनका टेस्ट लिया जाता था इस द्वार पंडित के द्वारा। विक्रमशिला वाज स्पेशली नोन फॉर इट्स टाइज विद तिब्बत। विक्रमशिला जो है इसका तिब्बत के साथ भी एक टाई रिलेशन देखने को मिलता है। वन ऑफ इट्स फेमस टीचर्स ट्रैवल टू तिब्बत। विक्रमशिला के एक फेमस टीचर थे जिन्होंने तिब्बत ट्रैवल किया था। उन्होंने संस्कृत वर्क को तिब्बतन में ट्रांसलेट किया था और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले किया था इन शेपिंग तिब्बतन बुद्धिज्म। जो तिब्बत में बुद्धिज्म प्रैक्टिस किया जाता है उसमें भी उनका एक इंपॉर्टेंट रोल है जिसे वज्रयान बुद्धिज्म कहा जाता है। ये भी हमने इंडिया एंड हर नेबर जो चैप्टर 2 पढ़ा उसमें मैंने इसके बारे में बताया आपको। सच इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ लर्निंग देयर वर हंड्रेड्स इफ नॉट थाउजेंड्स। ऐसे हम हजार नहीं तो कम से कम 100 तो कह ही सकते हैं, ऐसे इंपॉर्टेंट लर्निंग सेंटर्स थे जो पूरे इंडिया में फैले हुए थे। kept alive and enriched India's long standing knowledge tradition। और भारत की इतनी जो हम कह सकते हैं प्राचीन समय से चली आ रही है एक ज्ञान का हम भंडार बोल सकते हैं या ट्रेडिशन बोल सकते हैं, उसको एनरिच करते हैं। सो आई होप दिस इज क्लियर। हमने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के बारे में जाना। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है एज वी विल सी इन द नेक्स्ट चैप्टर विक्रमशिला। अगले चैप्टर में हम विक्रमशिला के बारे में पढ़ेंगे कि इसको बख्तियार खिलजी ने 12th सेंचुरी में प्लंडर यानी लूटा और डिस्ट्रॉय किया विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को। द कवर ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट फ्रॉम विक्रमशिला डिपिक्टिंग 5 डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ बुद्धा। ये एक कवर पेज है या कवर है मैन्युस्क्रिप्ट का। मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है? बहुत छोटे लेख लिखे होते हैं, हाथों द्वारा लिखा गया। तो उस पे आप 5 आप रूप देख सकते हो, डिफरेंट एस्पेक्ट्स देख सकते हो बुद्ध भगवान का। 1 2 3 4 5। ओके, नाउ नेक्स्ट विद गुज्जर प्रतिहारास। तो हमने पालास के बारे में पढ़ लिया था, अब हम गुज्जर प्रतिहार के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो डायनेस्टी है ये मिड 8th सेंचुरी सी में फाउंड हुई थी, मतलब स्टैब्लिश हुई थी नागभट्ट फर्स्ट के द्वारा। ये ओरिजिनेट हुई थी प्रोबेबली वेस्टर्न इंडिया से। प्रोबेबली मतलब शायद वेस्टर्न इंडिया से ओरिजिनेट हुई थी। गुज्जरा रेफर्ड टू अ रीजन बिटवीन गुजरात एंड राजस्थान। गुजरात और राजस्थान के बीच का जो एरिया है उसे गुज्जर कहा जाता है, तो उससे हम यहाँ गुज्जर प्रतिहार बोल रहे हैं। एज विल सी लेटर इन दिस चैप्टर इट गेन फेम फॉर पुशिंग बैक अरब इन्वेशन इनटू नॉर्थ वेस्ट। क्योंकि हम कह रहे हैं कि ये नदर्न पार्ट मतलब वेस्टर्न पार्ट में थी, यहाँ कहीं है ना, क्योंकि यहाँ राजस्थान वगैरह वाला पार्ट है हमारा, तो यहाँ पर कहीं थे। तो इन्होंने नॉर्थ वेस्ट वाले रीजन का यहाँ दिया कि जो अरब के इन्वेशन होते थे, अरब लोग जो हमारे यहाँ पे इन्वेजन के लिए आ रहे थे, इन्वेजन मतलब लूटपाट के लिए आक्रमण वगैरह करते थे, तो उनको ये वापस भेजा करते थे, मतलब उनके साथ इनका स्ट्रगल होता था। देयर अर्ली कैपिटल वाज भीलामला, मॉडर्न भीनमल इन वेस्टर्न राजस्थान। वेस्टर्न राजस्थान जो एरिया है आज वहां पर एक जगह है भीनमल, तो ये उनकी कैपिटल थी, राजधानी थी। इट सीम्स टू हैव शिफ्टेड लेटर टू उज्जैनी, और बाद में शिफ्ट होके उज्जैनी में शिफ्ट हो गई इनकी कैपिटल। 9th सेंचुरी में द सेलिब्रेटेड प्रतिहारा रूलर किंग भोज, अ डिवोटी ऑफ विष्णु, बिल्ट एन एंटायर एम्पायर स्ट्रेचिंग फ्रॉम पंजाब एंड काठियावाड़ और सौराष्ट्र इन वेस्ट टू कन्नौज इन द ईस्ट। जो प्रतिहार इसी मतलब गुज्जर प्रतिहार का एक इंपॉर्टेंट रूलर के बारे में नाम दिया है भोज। ये विष्णु भगवान के डिवोटी थे, भक्त थे। इन्होंने जो अपना एम्पायर है, साम्राज्य, उसको स्ट्रेच किया। कहां से कहां तक? पंजाब इस वाले एरिया से लेकर और यहाँ तक जो हम बात कर रहे हैं काठियावाड़, जो हमारा ऐसे अगर आप मैप देखोगे यहाँ पर हमारा नदन पार्ट है और इधर यहाँ गुजरात वाला पार्ट। तो यहाँ पंजाब वाले एरिया से लेके सौराष्ट्र गुजरात वाला जो एरिया वहां तक इन्होंने अपना जो एम्पायर है उसको स्ट्रेच किया था। और ईस्ट में कन्नौज तक, कन्नौज मैंने आपको मैप में दिखाया था, तो वहां तक उन्होंने अपने एम्पायर को एस्टेब्लिश किया था। कंट्रोलिंग मोस्ट ऑफ द नॉर्थ इंडिया, तो इससे हम देख सकते हैं मोस्ट ऑफ द नॉर्थ इंडिया वाला जो पार्ट है वो उनका भोज का कंट्रोल था, उस पर भोज जो राजा है उनका कंट्रोल था। ही वॉज ऑल्सो नोन एज मिहिर, उनको मिहिर नाम से भी जाना जाता था, सूर्य का ये नाम होता है मिहिर। एंड आदिवरा, आदिवरा क्या होता है? वराह एक अवतार है विष्णु भगवान का, जिसमें बोर इस तरीके का अवतार लिया था, तो उस नाम पे उन्हें वराह, आदिवराह के नाम से भी जाना जाता है। अमंग अदर डेजिग्नेशन, और भी डेजिग्नेशन है बट इन नामों से उनको मोस्टली जाना जाता है। तो ये वाला आप इमेज देख सकते हो, गुर्जर प्रतिहार का एक सिल्वर कॉइन है जो उस समय का है, 2 सेंटीमीटर डायामीटर में। ये दिखा रहा है कि वराह एन अवतार
of Vishnu. However, a centuries later, the Gujar Pratihar suffered the destruction of Kannauj by Rashtrakuta ruler. अब देखो, गुज्जर प्रतिहार ठीक है, बहुत अच्छा शासन कर रहे हैं, जैसे गुप्ता एम्पायर का एंड हुआ तो सबका एंड होगा। अब एंड जब इसका आया, जब ये सफर करने लगे, तो किसने इनको हराया, किसने डिस्ट्रक्शन किया, राष्ट्रकूटास ने, विच हैस्टेंड द डिसइंटीग्रेशन ऑफ देयर एम्पायर। इट वाज फाइनली एलिमिनेटेड मतलब पूरी तरीके से कब खत्म हो गया, 11th सेंचुरी में, बाय द गजनविड्स, whom we will meet in next chapter। गजनविड्स ने उनके एम्पायर को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। इनके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। यहाँ एक इमेज दिया हुआ है, अ व्यू ऑफ कैलाशनाथ टेम्पल, जिसे हम कैलाश टेम्पल भी कहते हैं, हिल साइड एट एलोरा। इसे पत्थरों में काट कर बनाया। ये कंस्ट्रक्शन नहीं है, बहुत बड़ा स्कल्पचर है। आप देख रहे हो किस तरीके से पत्थरों को काट काट के मूर्ति बनाई गई है। कंस्ट्रक्शन नहीं है, मतलब इसको जोड़ जोड़ के नहीं बनाया गया, इसको पत्थरों से काट काट के स्कल्प किया गया है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राष्ट्रकूटा। हमने देखा कि गुजर प्रतिहारा किसके साथ स्ट्रगल कर रहे थे, राष्ट्रकूटास के साथ, तो इनके बारे में पढ़ लेते हैं। ये मिड 8th सेंचुरी में इनका एस्टेब्लिशमेंट हुआ। दंती दुर्ग, ये जो व्यक्ति है, ये फर्स्ट इंडिपेंडेंट राष्ट्रकूटा रूलर थे। ये सबसे पहले इंडिपेंडेंट राष्ट्रकूटा रूलर, मतलब ये अपना शासन इन्होंने स्टैब्लिश किया। देन ही ओवरथ्रू द चालुक्यास इन डेक्कन। इन्होंने डेक्कन वाला जो एरिया है, इंडिया का सदर्न पार्ट है, ये वाला जो एरिया, यहाँ पर पहले चालुक्या हुआ करते थे, तो चालुक्यों को इन्होंने हराया और राष्ट्रकूटा डायनेस्टी की शुरुआत की, जिस राजा ने की उसको दंती दुर्ग कहते हैं। इनके बारे में, मतलब चालुक्यास के बारे में हम इसी चैप्टर में बाद में पढ़ने वाले हैं। नाउ राष्ट्रकूटा शिफ्टेड देयर पावर सेंटर टू प्रेजेंट डे कर्नाटका। उन्होंने अपना पावर सेंटर कर्नाटका में शिफ्ट किया और उनका जो कैपिटल था वो था मान्यखेत, मॉडर्न मलखेड़ा। मलखेड़ा जो जगह है आज, वो उनका कैपिटल था। एंड वर वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेंट पावर्स फॉर अर्ली 2 सेंचुरीज। और बहुत इंपॉर्टेंट एक डोमिनेटिंग पावर थे वो, पूरी आने वाली जो 2 सेंचुरीज थी उसमें। डोमिनेटिंग मतलब इनका पूरा प्रभुत्व था उस एरिया में। देयर एम्पायर स्पेनिंग मच ऑफ द कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट, बहुत बड़े पार्ट में इनका जो एम्पायर है वो फैला हुआ था। दंती दुर्गा सक्सेसर्स, उसके बाद आने वाले जो राजा थे, कैंपेन सक्सेसफुली इन नॉर्थ इंडिया, ब्रीफली ऑक्यूपाइंग कन्नौज। अब जो इसके आने वाले सक्सेसर थे, आगे आने वाले राजा, उन्होंने बहुत सक्सेसफुल तरीके से नॉर्थ इंडिया में कैंपेन्स की और ब्रीफली उन्होंने कन्नौज पे अपना अधिकार कर लिया। नाउ वी शुड नॉट इमेजिन दैट द किंग्स ऑफ सच डायनेस्टीज वर कॉन्स्टेंटली एट वॉर। इनफैक्ट दे फाउंड टाइम एंड रिसोर्सेज टू क्रिएट वंडर्स। ऐसा नहीं है कि इस समय जो राजा वगैरह हुआ करते थे सिर्फ कॉन्स्टेंटली, मतलब लगातार लड़ाइयां ही लड़ रहे थे। बहुत सुंदर सुंदर उन्होंने वंडर्स बनाए हैं, क्रिएट किए हैं। राष्ट्रकूटा के जो किंग थे, कृष्ण फर्स्ट, गॉट द मैग्निफिसेंट कैलाशनाथ टेम्पल, जो अभी हमने इमेज देखा, ये लार्जेस्ट रॉक कट टेम्पल है इंडिया में। जो अभी इमेज मैंने आपको दिखाई थी, ये हिल साइड जो एलोरा है, प्रेजेंट डे महाराष्ट्र में ये जगह है, वहां पर पत्थरों को काट के बनाया गया है। राष्ट्रकूटा इक्वली उन्होंने पैट्रोनाइज किया था, मतलब संरक्षण देते थे वो हिंदू धर्म को मानने वाले या बुद्धिस्ट या जैन स्कूल्स ऑफ थॉट, ये जो विचारधाराएं हैं, सभी धर्मों को पैट्रोनाइज करते थे, संरक्षण देते थे। एंड एनकरेज लर्निंग एंड लिटरेचर इन संस्कृत, प्राकृत एंड कन्नड़। सभी भाषाओं में जो लिटरेचर्स वगैरह होते थे उनको वो एनकरेज करते थे कि लिखे जाए। ठीक है, आगे दिया हुआ है 9th सेंचुरी में जो दूसरे राष्ट्रकूट रूलर हैं, अमोघवर्षा फर्स्ट, इन्होंने अपना टाइटल रखा नृपतुंगा और पीक ऑफ किंग्स, मतलब राजाओं में सबसे ऊपर। डिस्पाइट फ्रीक्वेंट वॉर्स विद नेबरिंग किंगडम्स इंक्लूडिंग दोज ऑफ डायनेस्टीज वी surveyed above, he managed to ensure peace and prosperity in the empire and stability since his reign lasted for 64 years. So ये अमोघवर्ष फर्स्ट जो है, इसका शासन काल 64 सालों तक रहा। 64 years इसने शांति से स्टेबिलिटी बना के रखा, शांति बना के रखी और प्रोस्पेरिटी यानी समृद्धि अपने साम्राज्य में, एम्पायर में बना के रखी और शासन बहुत अच्छे से किया। जबकि फ्रीक्वेंट वॉर्स हुआ करते थे नेबरिंग जो किंगडम है, उनके आसपास के जो किंगडम्स थे उनके साथ, फिर भी बहुत अच्छे से उन्होंने शासन संभाला। अमोघवर्ष नृपतुंगा इज समटाइम्स कॉल्ड अ जैन किंग। इन्हें जैन किंग भी कभी कभी कहा जाता है क्योंकि he was strongly drawn to Jainism. जैनिज्म के प्रति वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट थे। However, he also patronized Hindu temple. उन्होंने हिंदू जो टेम्पल्स है, मंदिर हैं, उसको भी उन्होंने संरक्षण दिया था। He was a fine poet too, और वो एक कवि भी थे जिन्होंने संस्कृत और कन्नड़ भाषा में बहुत सारी कंपोजिशंस की हैं। ये आप एक पत्थर पे या किसी हार्ड सरफेस पे खुदा हुआ लेख देख सकते हैं, इंस्क्रिप्शन बोलते हैं ऑफ राष्ट्रकूटा एम्पेरर अमोघवर्ष नृपतुंगा। इनका ही एक यहाँ पर आप इंस्क्रिप्शन देख सकते हैं जो कर्नाटका में एक टेम्पल है गांव में, उसमें लिखा हुआ है। इट इज रिटन इन कन्नड़ स्क्रिप्ट, जो कन्नड़ भाषा है उसकी जो पुरानी स्क्रिप्ट है उसमें ये लिखा गया है। नाउ डोंट मिस आउट, यहाँ एक फैक्ट दिया है, नृपतुंगा रोड, एक रोड है इन सेंट्रल बेंगलुरु, होम टू सेवरल गवर्नमेंट बिल्डिंग्स एंड इंस्टीट्यूशन, इज नेम्ड आफ्टर अमोघवर्ष
फर्स्ट, जैसे रोड्स वगैरह के नाम हम किसी फेमस पर्सनालिटी पे रखते हैं तो आप समझ सकते हो कि इनका इंपॉर्टेंस वहां पर कितना ज्यादा है कि बेंगलुरु में एक रोड है, वहां पर सारी जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स वगैरह है वो बनी हुई है। नाउ थिंक अबाउट इट, अल मसूदी एक 10th सेंचुरी का अरब हिस्टोरियन है और ट्रैवलर है जो बगदाद से आया था। गिव हाई प्रेजेस टू राष्ट्रकूटा रूलर्स, राष्ट्रकूट जो राजा थे राष्ट्रकूट डायनेस्टी के, उनको उन्होंने बहुत प्रेज किया है, मतलब बहुत उनकी तारीफ किया। वो 10th सेंचुरी में बगदाद से इंडिया में ट्रैवल करने आए थे। तो क्या बताया उन राजाओं के बारे में? हिज ट्रूप्स एंड एलिफेंट्स आर इनन्यूमरेबल, मतलब ट्रूप्स जो उनकी सेना है, उनकी सेना में जो हाथी वगैरह है वो इनन्यूमरेबल है, उनकी संख्या नहीं है, असंख्य है। देयर इज नन अमंग रूलर्स ऑफ सिंध एंड हिंद हु इज इन हिज टेरिटरी रिस्पेक्ट द मुस्लिम्स एज ही डज, वो सभी धर्मों को मानने वाले हैं। इन हिज किंगडम इस्लाम इज ऑनर्ड एंड प्रोटेक्टेड, उनके जहां तक उनका किंगडम है वहां राष्ट्रकूटा रूलर की बात हो रही है, उतने सारे एरिया में सभी धर्मों को, यानी यहाँ इस्लाम की बात की गई, इस्लाम को ऑनर करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं। और उनके समय में मस्जिद वगैरह बनाई गई है और 5 समय की वहां पर लोग नमाज वगैरह भी पढ़ते हैं। तो ये आपको दिखा रहा है कि कैसे राष्ट्रकूटा रूलर्स थे, वो सभी धर्मों को समान समझते थे, सभी विचारधाराओं की रिस्पेक्ट करते थे। वाइल दीज 3 पावरफुल डायनेस्टी, अभी जिन तीनों के बारे में हमने पढ़ा, पालास, गुर्जर प्रतिहारास एंड राष्ट्रकूटा, ये तीनों इन्वॉल्व थे टसल में। टसल मतलब इनकी मुठभेड़ हुआ करती थी कन्नौज के ऊपर, जिससे उनका कंट्रोल हो सके सेंट्रल इंडिया पे और गेंजेटिक प्लेन, गंगा के जो प्लेन्स हैं उस पे। अदर पार्ट्स रोज एंड फेल इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, ऐसा नहीं कि यही तीनों पावर्स थे, इनके अलावा भी भारत के अलग अलग पार्ट में बहुत सारे पावर्स जो है वो राइज हो रही थी, खत्म हो रही थी। इट इज नॉट पॉसिबल टू सर्वे देम ऑल, लेट अस ब्रीफली विजिट अ फ्यू। उनको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, बट हाँ एक ओवरव्यू यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे कश्मीर के बारे में यहाँ दिया है, फार टू द नॉर्थ इन द मिड 8th सेंचुरी अ न्यू पावर वाज स्टीयरिंग इन हिमालयन किंगडम ऑफ कश्मीरा, हिमालय के जो किंगडम है कश्मीरा, वहां पर मिड 8th सेंचुरी में वहां पर एक नई पावर राइज हो रही थी जो आज का कश्मीर है। अपार्ट फ्रॉम इंस्क्रिप्शन एंड कॉइन, इंस्क्रिप्शन यानी जो लेख वगैरह है उनसे तो हमें पता चलता ही है, जो उस समय के सिक्के थे उनसे भी हमें पता चलता है उस समय के बारे में, बट वी लर्न अबाउट दिस इट्स सक्सेसिव रूलर्स फ्रॉम कल्हन, कल्हन के द्वारा हम इसके बारे में ज्यादा जानते हैं, जिन्होंने लिखा था राजतरंगिनी। कल्हन की एक किताब है राजतरंगिनी, उसके बाद उसमें इस सब के बारे में बहुत ज्यादा लिखा हुआ है, कश्मीर की जो हिस्ट्री है। लिटरली द रिवर ऑफ किंग्स, राजतरंगिनी मतलब रिवर ऑफ किंग्स, सी द बॉक्स बिलो, जो अभी हम बॉक्स पढ़ेंगे आगे वो बताएगा इसके बारे में। अमंग द मेनी किंग्स एंड अ फ्यू क्वींस whose rule Kalhan describes, ललितादित्य मुक्तपीड़ा ऑफ द करकोटा डायनेस्टी इज सीन एज अ फॉर्म रूलर। एक व्यक्ति के बारे में, वैसे तो उन्होंने बहुत लोगों के बारे में बताया है, राजा और रानी के बारे में, बट ललितादित्य के बारे में जो बताया, जो करकोटा डायनेस्टी के थे उनके बारे में बताया कि फॉर्म रूलर थे, मतलब अच्छे से शासन किया था। आफ्टर हिम हाउएवर कश्मीर पॉलिटिकल सीन एक्सपीरियंस्ड मेनी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, इनके बाद मतलब ललितादित्य के बाद जो राजा वगैरह थे, जो आगे आने वाले सक्सेसर्स थे, उनके बीच में इंटरनल, उनके आपस में कन्फ्लिक्ट्स होने लगे, मतभेद होने लगे, पावर शिफ्ट हुए। सम रूलर्स सीजिंग द थ्रोन बाय फोर्स, कुछ तो बहुत जोर जबरदस्ती से गद्दी हथियाने लग गए थे। इन द लेट 10th सेंचुरी फॉर इंस्टेंस, जैसे 10th सेंचुरी का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, लेट 10th सेंचुरी का फॉर इंस्टेंस मतलब एग्जाम्पल है, क्वीन दिद्दा consolidated her power through strategic alliance, but also according to Kalhan by ruthlessly eliminating rivals including her own grandson। आप समझ सकते हो कि जो क्वीन दिद्दा थी उन्होंने पावर को कंसोलिडेट किया, मतलब पावर को अपने हाथ में लिया, अलायंस बनाए मतलब ग्रुपिंग्स की ताकि वो गद्दी पे बैठ सके। लेकिन कल्हन ने उनके बारे में ये भी बताया बहुत रुथलेस तरीके से, मतलब ब्लंटली, बिल्कुल भी दया की भावना नहीं रखी उन्होंने अपने राइवल्स को हराने में, मतलब दुश्मनों को हटाने में। यहाँ तक कि उन्होंने जो ग्रैंड सन थे उनके प्रति भी उनका बिहेवियर वैसा था, रुथलेस था। शी फाउंडेड अ फ्यू टाउन्स, बिल्ड सेवरल टेम्पल्स एंड रीस्टोर्ड मेनी मोर, उन्होंने बहुत सारे टाउन्स फाउंड किए उस समय, मतलब बहुत सारे शहर बसाए, टेम्पल्स बनवाए और बहुत सारे पुराने टेम्पल्स को उन्होंने रीस्टोर भी किया। नाउ डोंट मिस आउट, यहाँ पे यही वाला जो बॉक्स पढ़ने को दिया था वो है, चलिए पढ़ लेते हैं। कश्मीरी स्कॉलर एंड पोएट कल्हन, कल्हन जो है वो कश्मीर के स्कॉलर थे यानी विद्वान थे और कवि थे। उन्होंने एक कविता लिखी, एपिक पोयम, एपिक यानी महाकाव्य होता है, राजतरंगिनी, संस्कृत में लिखी 12th सेंचुरी के अराउंड। इन इट, इसमें उन्होंने नरेट किया, बताया हिस्ट्री ऑफ कश्मीर रूलिंग डायनेस्टी फ्रॉम इट्स बिगिनिंग टू हिज ओन टाइम, शुरुआत से लेकर उनके समय तक कश्मीर में किस किस डायनेस्टी ने रूल किया, क्या क्या हिस्ट्री रही, वो सारा इसमें बताया है। कल्हन ऑल्सो स्पेल्स आउट हिज अप्रोच टू हिस्ट्री इन दीज वर्ड्स, उनकी भाषा में अगर यहाँ देखें हिस्ट्री के बारे में
उन्होंने क्या बताया है, उनकी लैंग्वेज है ये। माई एफर्ट इज टू गिव अ कनेक्टेड अकाउंट वेयर द नैरेटिव्स ऑफ पास्ट इवेंट्स हैव बिकम फ्रेगमेंटरी इन मेनी रिस्पेक्ट। आई हैव एग्जामिन्ड 11 earlier works composed by former scholars containing the chronicles of kings, and by consulting inscriptions relating to temple consecrations, royal grants, laudatory records and other written works, I have overcome many difficulties caused by errors। देखो उन्होंने जो लिखा है उसको ऐसा नहीं कि उनके जो मन में आया उन्होंने लिख दिया, उससे पहले जितने भी कंपोजर्स थे जिन्होंने कश्मीर की डायनेस्टीज के बारे में कंपोजिशंस किए थे उनको उन्होंने खंगाला, उसको पढ़ा, उसके बाद बहुत सारे रिकॉर्ड्स उन्होंने देखे, तब जाके वो इस कंक्लूजन पे आए जो उन्होंने लिखा हुआ है। और बहुत सारी उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी इस कॉम्पोजिशन को बनाने में। थ्रू ऑल दीज डिपिक्शन, कल्हन्स पर्पस वाज नॉट मेयरली टू रिकॉर्ड हिस्ट्री एज ही अंडरस्टूड इट, बट ऑल्सो टू हाईलाइट द रूलर्स एथिकल वैल्यू और लैक ऑफ दैम एज द केस में बी, सो एज टू ड्रॉ मॉरल लेसन्स फ्रॉम हिस्ट्री। ये सब करके कल्हन का ये व्यू नहीं था कि वो सिर्फ हिस्ट्री लिखना चाह रहे हैं जितना उनको पता है, बल्कि वो ये हाईलाइट करना चाह रहे थे कि किसी भी राजा की एथिकल नैतिकता वैल्यू क्या है, वो कैसे उसको राज्य करना चाहिए, कैसे शासन व्यवस्था संभालनी चाहिए, और मोरल लेसन हम हिस्ट्री से क्या सीख सकते हैं इसके बारे में भी उन्होंने जोर दिया है। ही रोट, उन्होंने लिखा है, दोज हु आर इंटेंट ऑन हैरेसिंग देयर सब्जेक्ट्स पेरिश विद देयर फैमिलीज, on the other hand fortune waits on even the descendants of those who reinstate order where there is a chaos। तो इसका मतलब ये है जिसके पास पावर आ गई, अगर उसने अपने सब्जेक्ट्स को मतलब अपनी प्रजा को अगर हैरेस किया तो अपनी पूरे परिवार के साथ गायब हो जाएगा। पेरिश होना मतलब कि खत्म हो जाएगा, उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। लेकिन जो वेट करेगा और अपने जो लोग है जहां पर कियोस्क वगैरह है वहां पर शांति लाएगा, सही से काम करेगा, तो उसके लिए बहुत अच्छा होता है आगे। मतलब आपका बिहेवियर कैसा है, मोरल वैल्यूज कैसी है, उस पर डिपेंड करता है कि आपका आगे आने वाला समय कैसा है। लेट्स एक्सप्लोर, यहाँ पे दिया हुआ है आपको ग्रुप बनाने हैं क्लास में और इन क्वेश्चंस पे डिस्कशन करना है। जैसे व्हाट क्वालिटीज डज कल्हन थिंक अ हिस्टोरियन शुड हैव। कल्हन के हिसाब से जो हिस्टोरियन है, जो हिस्ट्री लिखते हैं, उनके क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। फिर व्हाट डू दीज लाइंस रिवील अबाउट हिज मेथड ऑफ गैदरिंग इन्फॉर्मेशन। ये जो लाइन थी, इन व्हाट वेज डज इट रिजेंबल और डिफर फ्रॉम द वे हिस्ट्री इज करेंटली रिटन। इससे ये जो लाइन है क्या रिवील करती है, उनके जो इंफॉर्मेशन गैदर करने के तरीके हैं उसके बारे में। कल्हन ने लिखा है दैट नोबल माइंडेड पोएट इज अलोन वर्दी ऑफ प्रेज हुज वर्ड्स लाइक दैट ऑफ अ जज रिमेन फ्री फ्रॉम लव और हेटेड इन रिलेटिंग द फैक्ट्स ऑफ द पास्ट। सो उन्होंने कहा है कि ऐसे कवि जो बहुत सोच समझ के कोई बात लिखते हैं उन्हीं को हम तारीफ कर सकते हैं, जिनके शब्द जो है वो पास्ट में कोई भी फैक्ट हो रहा है उसके प्रति अपनी नफरत ना रखे, उनको कुछ अच्छा नहीं लगना चाहिए, कुछ बुरा नहीं लगना चाहिए। जो चीजें हैं उसको एज इट इज अगर हम बता रहे हैं तो वो एक सही तरीका होता है। व्हाट डज इट मीन बाय फ्रीइंग फ्रॉम लव और हेटेड। अगर यहाँ पे कहा जा रहा है फ्री फ्रॉम लव एंड हेटेड तो इसका मतलब क्या है। हाउ वुड मीटिंग दिस कंडीशन मेक अ हिस्टोरियन मोर रियलायबल। तो जितने भी इतिहासकार हैं, हिस्ट्री लिखने वाले हैं, अगर ये क्वालिटी, ये कंडीशन वो फुलफिल करते हैं तो कैसे हिस्ट्री और रियलायबल हो जाती है, मतलब हम विश्वास कर सकते हैं हिस्ट्री की किताबें पढ़ के। तो इसके आंसर जैसे कि कल्हन क्या एक्सपेक्ट करता है कि हिस्टोरियंस कैसे होने चाहिए, शुड गिव अ कनेक्टेड और क्लियर अकाउंट, मतलब जुड़ा हुआ इतिहास बताए। ऐसा नहीं इस पीरियड का एक अलग है, हम आगे वाले पीरियड से इसको लिंक ही नहीं कर पा रहे, तो ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, तो सही से एक सिंक्रोनाइज वे में हमें हिस्ट्री मिलनी चाहिए। चेक ओल्ड टेक्स्ट एंड रिकॉर्ड्स फॉर एरर्स। हमें पुराने जो रिकॉर्ड्स वगैरह हैं जो हिस्टोरियंस को, वो खंगालने चाहिए, देखने चाहिए कि उनसे उन्हें क्या जानने को मिलता है, कोई गलतियां हैं तो वो भी पता करनी चाहिए। शुड यूज मल्टीपल एविडेंस, इंस्क्रिप्शंस, रॉयल ग्रांट्स, रिटन वर्क। बहुत सारी चीजें हमें साथ साथ वेरीफाई करनी चाहिए, तब जाके कुछ भी लिखना चाहिए। फेयर होना चाहिए, ट्रुथफुल होना चाहिए, एथिकल होना चाहिए। ये नहीं कि आप कुछ भी लिख के चले जा रहे हैं, जो चीजें सही है वही आपको इतिहास से यहाँ पर लिखनी है। और अनबायस होना चाहिए, जज की तरह। उसको किसी के प्रति प्यार या किसी से नफरत नहीं होनी चाहिए, उसका बिहेवियर अनबायस्ड होना चाहिए। ठीक है। हिज मेथड ऑफ गैदरिंग इन्फॉर्मेशन की, उन्होंने पहले की किताबें पढ़ी, ब्लाइंडली किसी चीज को ट्रस्ट नहीं किया, वेरीफाई किया उन्होंने फैक्ट्स को, और प्राइमरी रिकॉर्ड्स को उन्होंने यूज किया, नॉट जस्ट ओपिनियन। उन्होंने सिर्फ अपना ओपिनियन नहीं बल्कि सभी चीजों को उन्होंने एक बार देखा। और मॉडर्न हिस्ट्री राइटिंग जो है उसे कैसे रिजेम्बलेंस है, फैक्ट चेक करना, सोर्सेस से कंपेयर करना और एविडेंस का यूज करना। डिफरेंस फ्रॉम मॉडर्न हिस्ट्री राइटिंग, तो ये हो गया कि कैसे सेम चीजें हैं और आज की जो हिस्ट्री राइटिंग है उससे अलग कैसे है। सो ही मिक्स मोरल लेसन्स विद हिस्ट्री। हिस्ट्री के साथ उसने नैतिकता भी जोड़ी कल्हन ने। व्हाइल टुडेज हिस्ट्री फोकसेस मोर ऑन एनालिसिस, लेस ऑन प्रीचिंग। आज की जो हिस्ट्री है वो सिर्फ फैक्ट्स पे बेस्ड है, मॉरल लेसन्स पे बेस्ड नहीं है। अब ये जो पूछा है क्वेश्चन कि फ्री फ्रॉम लव और हेटेड, मतलब आप
जैसे कि जज होता है, जज जो है कोर्ट में कौन व्यक्ति आया है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कहते हैं ना कानून अंधा होता है, मतलब सबके लिए बराबर का बिहेव रखना, ठीक है। तो ये सारी चीजें एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जो आपसे पूछी गई थी। नाउ लेट्स एक्सप्लोर। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन, आदि शंकराचार्य द 8th century scholar and teacher of Advait Vedanta school of philosophy visited the hill shown in the sketch। ये हिल दिख रहा है आपको, यहाँ पर देखो एक टेम्पल जैसा बना हुआ है, एक सेकेंड ये मैं मिटा देती हूँ, यस यहाँ पर। सो ये 19th सेंचुरी का स्केच है ऑफ द शंकराचार्य हिल। इसे तख्ते सुलेमान भी कहते हैं। पादरी हिल इसका पुराना नाम है। कश्मीर वैली नियर श्रीनगर के पास है, विद झेलम रिवर मिएंडरिंग बिलो। ये झेलम नदी है, ये आपको दिख रहा है मिएंडर्स कर्वी शेप, ये झेलम नदी है। एंड हिमालयन पीक्स इन द बैकग्राउंड, और हिमालय की चोटी भी है इनके पीछे वहां पर, ये जो दिख रहे हैं आपको, राइट। नाउ ये क्या है, ऐसा माना जाता है कि 8th सेंचुरी में जो एक विद्वान थे, टीचर थे अद्वैत वेदांत के, वेदांत एक फिलॉसफी का स्कूल है, विचार है उसके, तो उनका ये कहा जाता है कि उन्होंने इस हिल पे विजिट किया था। ओके, नाउ आगे लिखा है द स्टोन टेम्पल, जो आपको ऊपर एक टेम्पल दिख रहा है उसे कहा जाता है शंकराचार्य टेम्पल या जतेश्वर टेम्पल। शंकराचार्य ने बताया था दैट ब्रह्म इज द अल्टीमेट रियलिटी और द प्योर कॉन्शियसनेस एंड दैट द वर्ल्ड एज वी परसीव इज अ माया और इल्यूशन। उन्होंने स्पिरिचुअल टॉपिक्स पे बात करते हुए कहा जो ब्रह्म है वही सब कुछ है, वही अल्टीमेट रियलिटी है, और जो हम दुनिया में देख रहे हैं वो इल्यूजन है, माया है, ठीक है। ये एस्टैब्लिश 4 मठ, उन्होंने 4 मठ बनाए जिसे मोनेस्ट्रीज या लर्निंग सेंटर भी कहते हैं। यहाँ पर सीखने के लिए विद्यार्थी आया करते थे। कहाँ कहाँ, बद्रीनाथ, पुरी, द्वारका और श्रृंगेरी। मार्क द लोकेशन ऑफ दीज सिटीज ऑन मैप। व्हाई डू यू थिंक ही चोज 4 डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ इंडिया रेदर देन मोर सेंट्रल लोकेशन। आपको ये चारों जो जगह है मैप पे देखनी है, और ऐसा उन्होंने क्यों किया, चारों कॉर्नर्स पे इंडिया के क्यों चुना। देखो ना, द्वारका इधर वेस्ट में है, पुरी उड़ीसा साइड में इधर है, इंडिया का मैप अगर आप देखेंगे तो ऐसा क्यों किया। तो ये उन्होंने 4 कॉर्नर इसलिए चुने ताकि जो लर्निंग है वो स्प्रेड हो सके, फैल सके हर तरफ, एंड कनेक्ट द होल सब कॉन्टिनेंट कल्चरली, नॉट जस्ट वन सेंटर, एक सेंटर पे नहीं बल्कि हर जगह इंडिया के ये चारों सेंटर्स जो है वो फैले, ठीक है। नाउ आगे देखते हैं। Despite Kashmir's mountainous geography throughout history, the kingdom remained well connected to the political and cultural development elsewhere in India. कश्मीर में जो एरिया है, ज्योग्राफी है, वो माउंटेन वाली है, ज्यादातर पहाड़ है, माउंटेन्स है। फिर भी जो बाकी इंडिया में जो चीजें हो रही हैं, डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, उससे ये लोग अच्छी तरीके से पॉलिटिकल वे में या कल्चरल वे में कनेक्टेड थे। ऐसा नहीं कि अलग थलग कश्मीर का शासन था। ड्यूरिंग द पीरियड वी कंसिडर हियर, कश्मीर वॉज अ मेजर सेंटर फॉर संस्कृत लर्निंग, फिलोसफी एंड आर्ट। कश्मीर जो है बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर था, वहां पे संस्कृत की शिक्षा या फिलॉसफी की बात करें या आर्ट जो कला के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा वहां पर लोग सीखने जाया करते थे, डेवलपमेंट्स थे वहां पे। एक स्कूल ऑफ थॉट है, मतलब विचारधारा है कश्मीर शैवम। ये सेवरल, इससे बहुत सारे स्कॉलर्स जो है वो निकल कर आए, जैसे कि अभिनव गुप्ता हु वर्क्स ऑन फिलोसफी, पोएट्री, आर्ट एंड एस्थेटिक्स, वास्ट इन्फ्लुएंस अक्रॉस इंडिया। एक नाम है अभिनव गुप्ता, उन्होंने जो काम किया, वर्क किया फिलोसफी के क्षेत्र में या कविता के क्षेत्र में, आर्ट्स के क्षेत्र में, उसका बहुत इन्फ्लुएंस है पूरे इंडिया में। कश्मीर ऑल्सो सर्व्ड एज अ क्रूशियल ब्रिज फॉर बुद्धिस्ट स्कॉलरशिप विद स्कॉलर्स, मॉन्क्स एंड टेक्स्ट ट्रैवलिंग बिटवीन कश्मीर एंड अदर पार्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, तिब्बत एंड सेंट्रल एशिया। कश्मीर जो एक तरीके से ब्रिज का काम करता है। जैसे यहाँ पर कश्मीर है, इधर हमारा सेंट्रल एशिया है, इधर तिब्बत है, तो एक ब्रिज की तरह काम करता है। जो लोग ट्रैवल करते हैं कश्मीर से लेके इधर जा रहे हैं या इधर जा रहे हैं, तो ये चीजों को फैलाने में, जैसे बुद्धिज्म को फैलाने में, जो स्कॉलर्स जो है अपनी चीजों को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। नाउ कश्मीरी आर्टिसंस, जो कश्मीर के आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, स्कल्प्टर्स हैं, जो मूर्ति वगैरह बनाते हैं, या मैन्युस्क्रिप्ट पेंटर्स हैं जो हाथ से पेंटिंग वगैरह करते हैं छोटे लेवल पे, ये इनकी डिमांड पूरे नॉर्थ इंडिया में थी और उसके बाहर भी। इन शॉर्ट, रीजन्स इंटेलेक्चुअल एंड आर्टिस्टिक एक्सचेंज लिंक्ड इट क्लोजली विद द कल्चरल लाइफ ऑफ द एंटायर सब कॉन्टिनेंट। यहाँ के जो आर्टिस्ट थे, उनकी जो एक आर्टिस्टिक जो स्किल्स थी, उसकी वजह से वो पूरे सब कॉन्टिनेंट में कल्चरल लेवल पे एक दूसरे को कनेक्ट करते थे। नाउ द डेक्कन एंड बियॉन्ड, अब हम साउथ इंडिया की बात करेंगे। वी मेंशन डेक्कन प्लेट्यू इन फ्यू अदर चैप्टर्स, हमने डेक्कन प्लेट्यू की बात की है, ये वाला एरिया है ना। सो together with the southernmost tip of the subcontinent, it was equally alive during this time। 6th से 10th century की बात हम कर रहे हैं ना, उस समय में it was equally alive। कौन कौन थे वहां पर,
उसमें से हमने राष्ट्रकूटा के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया। उसके बाद हमने पार्ट 1 जो टेक्स्ट बुक थी उसमें क्वीन प्रभावती गुप्ता जो वकाटका किंगडम की थी उनके बारे में पढ़ा था। वंस दैट डायनेस्टी केम टू एन एंड, जब ये वकाटका किंगडम जो है वो एंड हुआ, बहुत सारे किंगडम्स जो है उन्होंने कंटेस्ट किया सुप्रीमेसी के लिए कि अब हम पावर में आएंगे। ऐसे बहुत सारे वहां पे स्ट्रगल्स हुए एक दूसरे के बीच में। आप देख सकते हो सिंप्लीफाइड मैप है जिसमें मेन किंगडम्स जो डेक्कन के हैं और सदर्न इंडिया के वो दिखाए गए हैं। जैसे ये चालुक्य है, राष्ट्रकूटास हैं, ठीक है, ये पल्लवास, चोलास, ईस्टर्न चालुक्यास, पांड्यास, चेरास, ये कैपिटल्स भी दिए हुए हैं उनके, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट किंगडम्स है साउथ के। तो सबसे पहले इसमें हम पढ़ रहे हैं चालुक्य के बारे में, जिसका लोकेशन कहाँ है, ये रहा, ये वाला, ठीक है। राष्ट्रकूटास के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो अब स्टार्ट करते हैं चालुक्य से। In the mid-6th century CE, Pulkeshin first founded the Chalukya dynasty. Earlier in this chapter, we met his grandson Pulkeshin II. हमने देखा कि चालुक्य डायनेस्टी की शुरुआत पुलकेशिन फर्स्ट ने की थी। उसके बाद उनके ग्रैंडसन के बारे में यानी पुलकेशिन II के बारे में हमने पहले भी पढ़ा। Who not only stood in way of Harsh southward ambition, but also considerably expanded the Chalukya kingdom. जब हर्षवर्धन साउथ में अपना एम्पायर एक्सटेंड करने के लिए इधर की तरफ आ रहा था, तो पुलकेशिन II ने उसको रोका था। तो सिर्फ उसने हर्षवर्धन को रोकने का काम नहीं किया, बल्कि अपने एम्पायर को, अपने किंगडम को उसने एक्सपैंड भी किया। उनका जो कैपिटल था वो वतापी था, जो आज का बादामी है कर्नाटका में जगह, वो था। फेमस फॉर इट्स कॉम्प्लेक्स ऑफ मैग्निफिसेंट हिंदू एंड जैन केव टेम्पल, वहां पे बहुत सारे हिंदू जैन टेम्पल्स हैं। अ लिटिल फर्दर अवे, earlier Chalukya capital Aryapura, later known as Ayavol, present day Aihole, is home to over 100 Hindus, Buddhist and Jain temples. पहले जो चालुक्य का कैपिटल था आर्यपुरा, जिसे अयावोल या फिर अहिहोल भी कहते हैं आज के समय में, उसमें ये बहुत सारे हिंदू लोगों का, बुद्धिस्ट और जैन टेम्पल्स का घर है। मतलब बहुत सारे यहाँ पे हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन टेम्पल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। वन ऑफ देम, एक टेम्पल है 7th सेंचुरी का जैन टेम्पल अटॉप मेगुटी हिल, मेगुटी हिल है, वहां पर बना हुआ है। इसकी जो ईस्ट वॉल है, एक लेंदी संस्कृत में लिखा हुआ इंस्क्रिप्शन जो चालुक्य के प्रेज में लिखा गया है, चालुक्य की तारीफ में लिखा गया है। कौन से किंग की? स्पेशली पुलकेशिन II के बारे में तारीफ लिखी गई है उस पे। इट्स ऑथर द कोर्ट पोएट रवि कीर्ति, जो उनके दरबार के कवि थे जिसका नाम है रवि कीर्ति, उन्होंने ये लिखा है। रिकॉर्ड्स पुलकेशिन II विक्ट्रीज ओवर हर्ष, जो हर्ष को उन्होंने हराया था पुलकेशिन II ने, उसके बारे में वो लेख लिखा हुआ है। और सेवरल राइवल किंगडम्स इन अ हाईली पॉलिटिकल स्टाइल, पॉलिटिकल स्टाइल में उन्होंने बताया कि कैसे पुलकेशिन II ने हर्षवर्धन को हराया और बाकी के किंगडम्स को भी हराया। बट दिस इंस्क्रिप्शन इज नॉट फ्री फ्रॉम exaggeration as some of the facts it presents are contradicted by other inscription. exaggeration मतलब क्या होता है कि बढ़ा चढ़ाकर बोलना, क्योंकि वो उन्हीं के दरबार के कवि थे, तो आप समझ सकते हो कि अपने राजा को खुश करने के लिए वो बढ़ा चढ़ाकर भी बातें बोलते थे, है ना। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्राडिक्टरी जो उसी समय के इंस्क्रिप्शन है या जो उसी वक्त के फैक्ट्स बताते हैं उनसे कॉन्ट्राडिक्ट करता है, सेम नहीं मिल रहे हैं। तो हिस्टोरियंस ऐसे पता करते हैं, ऐसा नहीं कि ये जो यहाँ पर लेख लिखा हुआ है यही इसी को सच मान लिया जाएगा। अभी हमने देखा हिस्ट्री को पढ़ते वक्त, लिखते वक्त बहुत सारी चीजों से उसको मैच किया जाता है, तो उसी वक्त के और कोई सोर्स है तो क्या वो भी यही कह रहे हैं? नहीं कह रहे, तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है। नाउ अब यहाँ दिया है लेट अस नोट, एक यहाँ पर एक बात हमें नोट करनी चाहिए कि ह्वेनसांग जिसने चालुक्य किंगडम में भी विजिट किया था, जब वो चाइना से ट्रैवल करके आया था, तो साउथ में गया था और उसने मेंशन भी किया है कि पुलकेशिन II के जो बेनिफिशिएंट मतलब दया से भरे हुए जो काम है वो बहुत दूर दूर तक लोगों को पता थे और लोग उसको मानते थे। और उनके जो सब्जेक्ट्स थी यानी उनकी जो प्रजा थी वो उसकी हर बात को बहुत ईमानदारी से मानते थे और उनकी निष्ठा के साथ उनके आदेश की पूर्ति करते थे। इसका मतलब वो अपने लोगों में, सब्जेक्ट्स में भी फेमस थे। यहाँ आप देख सकते हो मेगुती टेम्पल है अहिहोल में, पार्टली रीस्टोर, दोबारा से रीस्टोर किया गया है। रेड एरोज पॉइंटेड, ये जो रेड एरो है ये पॉइंट कर रहा है स्टोन स्लैब जिसपे वो इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है चालुक्य के प्रेज में, ठीक है। ये वाला जो स्लैब आपको दिख रहा है इसी पे वो इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। नाउ स्टिल देयर इज नो डाउट दैट इन अर्ली 7th सेंचुरी एंड मोस्ट ऑफ इंडिया वाज डोमिनेटेड बाय टू ग्रेट इंपीरियल पावर्स, हर्षवर्धन नॉर्थ ऑफ द विंध्यास एंड पुलकेशिन II साउथ ऑफ देम। तो अभी तक हमने क्या देखा कि 7th सेंचुरी अर्ली जो समय था उस समय दो इंपॉर्टेंट इंपीरियल पावर्स थी। नॉर्थ में अगर हम बात करें, मतलब विंध्या जो रेंज है उससे ऊपर की बात करें तो हर्षवर्धन, और नीचे साउथ की बात करें तो पुलकेशिन II, है ना। सो हाउएवर पुलकेशिन II इवेंचुअली टेस्टेड डिफीट एट द हैंड्स ऑफ पल्लवा ऑफ कांची, लेकिन क्या हुआ, पुलकेशिन II को हार का सामना करना पड़ा। पल्लवास जो थे कांची के, उन्होंने उसे पुलकेशिन II को हरा दिया। बाय द मिड 8th सेंचुरी द राष्ट्रकूटास हैड रिप्लेस्ड द चालुक्यास इन डेक्कन एज वी सॉ अर्लियर। फिर उसके बाद राष्ट्रकूटास आ गए थे हराकर उनको।
हमने देखा कैसे चालुक्यास को राष्ट्रकूटा ने हरा दिया था डेक्कन में, ना। सो अ लेटर रिवाइवल ऑफ द डायनेस्टी इन द वेस्ट फ्रॉम 10th century onward is known as Western Chalukyas of Kalyani. The new capital, modern Basva Kalyan in northern Karnataka. We will meet them again in the next chapter. इनके बारे में, वेस्टर्न चालुक्यास के बारे में हम और ज्यादा बाद में पढ़ेंगे अगले चैप्टर्स में। ओके, नाउ आगे दिया हुआ है, एज द चालुक्य किंग एम्पायर ऑफ बादामी डिक्लाइन, जो चालुक्य एम्पायर है बादामी का, वो जब डिक्लाइन होने लगा तो इसकी ईस्टर्न ब्रांच जो थी, ये वाला हमने अभी देखा, ये चालुक्य जब डिसइंटीग्रेट हुआ, ये रहा चालुक्य, तो इसकी एक ईस्टर्न ब्रांच बनी। ब्रांच मतलब इसकी एक शाखा बन गई, है ना। जब ये डिसइंटीग्रेट मतलब ये बिखरने लग गया, टूटने लग गया, डिक्लाइन हुआ, तो एक ईस्टर्न ब्रांच असर्टेड इंडिपेंडेंस, वो आजाद हो गई, खुद से उन्होंने अपना शासन बनाया, एक्सपैंडेड इट्स पावर इन द ईस्टर्न डेक्कन। दे आर नोन एज ईस्टर्न चालुक्य। अभी मैंने मैप पे आपको दिखाया, और उन्होंने बेंगी जो जगह है प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश में, वहां से शासन किया। इन द नेक्स्ट चैप्टर वी विल लर्न अबाउट देम। दे ऑफन क्लैश्ड विद राष्ट्रकूटा, और इनका भी राष्ट्रकूटा के साथ स्ट्रगल होता रहता था। एक्सपीरियंस बोथ विक्ट्रीज एंड डिफीट, कभी हार कभी जीत, कभी कोई जीत रहा है कभी कोई जीत रहा है, ऐसा होता था। एज वेल एज ओकेशनल अलायंसेस, और कभी कभी अलायंसेस मतलब ग्रुप्स बनाकर भी एक दूसरे के खिलाफ ये लोग लड़ा करते थे। ईस्टर्न चालुक्यास प्रोमोटेड सेवरल हिंदू एंड जैन सेक्ट्स एज वेल एज बुद्धिस्ट सेंटर्स। तेलुगु एंड कन्नड़ लिटरेचर फ्लरिश्ड अंडर देयर रूल। जैसा कि अभी तक हम पढ़ते आए हैं, ये भी ऐसा नहीं है कि एक ही रिलीजन, एक ही स्कूल ऑफ थॉट को ये लोग प्रमोट कर रहे हैं या पैट्रोनेज दे रहे हैं। आप देख सकते हैं हिंदू और जैन सेक्ट को ये प्रमोट करते थे। यहाँ बहुत सारे बुद्धिस्ट सेंटर भी है। तेलुगु और कन्नड़ लिटरेचर जो है इनके समय में बहुत ज्यादा फ्लरिश हुआ। अब हम पढ़ते हैं पल्लवास के बारे में। सो ग्रेड 7 की जो फर्स्ट पार्ट आपने पढ़ा, वी सॉ द इमर्जेंस ऑफ पल्लवा, उनमें हमने पल्लवास कैसे पावर में आए वो हमने पढ़ा। उनका कैपिटल कांची में था, कांचीपुरम, प्रेजेंट डे कांचीपुरम इन तमिलनाडु। डायनेस्टी जो ये पल्लवा डायनेस्टी थी, ये अपने पीक पे 7th सेंचुरी में आई। किसके अंडर में? महेंद्र वर्मन फर्स्ट, और उनका जो बेटा है नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट, इनके समय में। द लेटर, ये जो नरसिम्हा वर्मन है, इनको हम मम्मल्ला भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है रेसलर या फिर वॉरियर। इंडीड it was he who defeated Pulketion II and went on to capture बादामी। सो ऐसा क्यों कहा जाता है उन्हें रेसलर या वॉरियर? क्योंकि इन्होंने ही पुलकेशन II को हराया था। अभी हमने यहाँ पर पढ़ा था, देखो यहाँ लिखा हुआ है, However, Pulketion II eventually tasted defeat at the hands of Pallavas of Kanchi. कांची जो पल्लवा डायनेस्टी के अंदर आती थी, उनसे पुलकेशन II को हार का सामना करना पड़ा। तो वही यहाँ पल्लवास में भी दिया हुआ है कि उन्होंने पुलकेशन को हराकर और बादामी पे कैप्चर करने के लिए वो आगे बढ़ा, लेकिन फिर वो रिट्रीट कर गया, मतलब पीछे हटा, और तुंगभद्रा जो नदी है उसको अनरिटन, मतलब कहीं लिखा नहीं है बट एक बाउंड्री जैसा ट्रीट करने लगे दोनों पावर के बीच में, कि तुंगभद्रा के एक तरफ आपका शासन रहेगा और इधर हमारा। उसने नेवल एक्सपीडिशन भी श्रीलंका में सेंड किए टू हेल्प सिन्हालीज प्रिंस रिकवर हिज लॉस्ट थ्रोन। जो श्रीलंका में सिन्हाली राजकुमार थे, उनको उनका जो साम्राज्य छीन लिया गया था, उनकी जो राजगद्दी छीन ली गई थी, उनको वापस से हासिल करने में नेवल मतलब समुद्र से हेल्प भी भेजी गई थी। अब ये तुंगभद्रा जो नदी हमने पढ़ी कि कहां पर उन्होंने बाउंड्री सेट की, तो ये देखो ये लिखा हुआ तुंगभद्रा है ना, ये रहा तुंगभद्रा। इसको एक तरीके से उन्होंने बाउंड्री सेट की, ये पल्लवास और ये चालुक्यास, ठीक है। सो ये आप याद रखिएगा, मैप से हमें याद रहता है। Now, कांचीपुरम was not only an important cultural center, सिर्फ एक कल्चरल सेंटर नहीं था बल्कि एक इकोनॉमिक हब भी था। मतलब यहाँ पर बहुत सारा व्यापार होता था, जैसे स्पाइसेस, मसाले वगैरह, या टेक्सटाइल, सिल्क के कपड़े, या अलग अलग तरीके के फैब्रिक्स जो होते थे, आइवरी होता है हाथी दांत, या फिर लग्जरी के सामान होते थे, उनका व्यापार होता था। तो ये एक इकोनॉमिक हब भी था कांचीपुरम, मेन जो एक बोलते हैं ना मार्केट एरिया, वैसा था। पल्लवास ने डेवलप किया ट्रेड रिलेशन, किसके साथ? नॉट ओनली श्रीलंका, सिर्फ श्रीलंका के साथ नहीं, अभी हमने देखा श्रीलंका में उन्होंने हेल्प भी भेजी थी, बट विद मच ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। हमने जो नेबरिंग कंट्रीज वाला चैप्टर देखा था, उसमें हमने देखा था पुराने समय से रिलेशन है हमारे साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्रीज है उनके साथ। तो सेवरल सी पोर्ट्स उन्होंने बनाए, इन पर्टिकुलर मल्लपुरम, ऑल्सो नोन एज महाबलीपुरम, जो आज का समय है, वहां पर एंशियंट चाइनीज, पर्शियंस, रोमन्स कॉइन्स वर फाउंड ड्यूरिंग एक्सकेवेशन। जब खुदाई होती है तो बहुत सारे चाइना के सिक्के, पर्शिया के सिक्के, रोम के सिक्के हमें देखने को मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि इन जगहों से व्यापारी आया जाया करते थे, ट्रेड्स हुआ करते थे। वी मीट व्हेन सांग अगेन इन कांची। अब
कांची में भी ह्वेनसांग के बारे में हम पढ़ेंगे, हु स्पीक ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ 100 बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज विद 10,000 priest figures likely exaggerated and also mention 80 Hindu temples and the presence of many Jains. तो यहाँ पर ह्वेनसांग ने जो लिखा है ऐसा लग रहा है exaggerated है, मतलब बहुत बढ़ा चढ़ा कर लिखा है, बट उन्होंने बताया कि यहाँ पर 100 के लगभग बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज थी जो लर्निंग सेंटर्स वगैरह होते हैं, मठ जिसे हम बोलते हैं, 10,000 प्रिस्ट थे मतलब पंडित वगैरह थे, और 80 हिंदू टेम्पल्स की भी बात की है, और साथ ही साथ बताया है बहुत सारे जैन्स भी वहां रहते थे। उनके ओपिनियन में, मतलब ह्वेनसांग के ओपिनियन में, the people are deeply attached to the principles of honesty, truth and highly esteemed learning. So उनके हिसाब से वो कहते हैं कि लोग बहुत ही ऑनेस्ट थे, ईमानदार थे, सच का साथ देते थे और सीखने के प्रति जागरूक रहते थे। Now पल्लवास created many temples and other structures. उन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स और स्ट्रक्चर्स बनाए। अभी एक इमेज में आपको दिखाऊंगी। ममलापुरम जो महाबलीपुरम है आज का, वहां पर एक रॉक कट केव है। मोनोलिथिक टेम्पल वर कार्व्ड इन अ डिस्टिंक्टिव स्टाइल डिपिक्टिंग डीटीज। मोनोलिथिक मतलब एक ही बड़े से पत्थर को काट के बहुत सारी मूर्तियां उसमें कार्व आउट की गई हैं, जिसमें सीन्स दिखाए गए हैं। अभी एक इमेज हम आगे देखने वाले हैं, एसोसिएटेड विद महाभारत से रिलेटेड इमेज है। पल्लवास जो थे उन्होंने संरक्षण दिया था जैन को। वैष्णवाइट कौन होते हैं? जो वैष्णव विष्णु भगवान को मानते हैं, और शैवाइट जो शिव भगवान को मानते हैं। स्कूल ऑफ थॉट्स, दोनों विचारधारा को इन्होंने संरक्षण दिया था, साथ ही साथ जैन लोगों को भी। दे प्रोमोटेड बोथ संस्कृत एंड तमिल लिटरेचर एंड होस्टेड ग्रेट पोएट सच एज दंडी। उन्होंने संस्कृत और तमिल लिटरेचर को संरक्षण दिया, और बहुत सारे कवि उनके यहाँ हुआ करते थे, जैसे दंडी एक बहुत इंपॉर्टेंट पोएट है जिन्होंने एलाबोरेट संस्कृत में कविताएं लिखी। महेंद्र वर्मन फर्स्ट जो थे वो खुद एक कवि थे, बहुत ही अच्छे कवि थे, और उन्होंने सटायरिकल संस्कृत प्ले भी लिखा है। सटायर होता है जो समाज में कुछ हो रहा है उसको मजाक के तौर पे पेश करना, तो उस तरीके के उन्होंने नाट्य लिखे हैं। पल्लव रूल्ड over much of northern Tamil Nadu and southern Andhra Pradesh until the late 9th century. Late 9th century तक पल्लवास जो थे उन्होंने तमिलनाडु का जो नदन पार्ट है और आंध्र प्रदेश का जो सदर्न पार्ट है वहां से शासन किया। When they finally overthrown by Chola kings आदित्य फर्स्ट। इसके बाद पल्लवास को किसने हरा दिया? चोलाज ने, और उस राजा का नाम क्या था? आदित्य फर्स्ट। देखो यहाँ पर चोलाज भी लिखा हुआ है, ये देखो इधर ये तमिलनाडु वाला एरिया है तो इसका नदन पार्ट, और यहाँ ये वाले एरिया पे पल्लवास थे। अब पल्लवास को हराने के बाद इस एरिया में कौन आ गए? ये पल्लवास, इनको हराने के बाद चोलाज आ गए। उसका जो राजा दिया है यहाँ पर आदित्य फर्स्ट ने इनको हटा दिया। कब? लेट 9th सेंचुरी में। इस इमेज की बात कही गई थी कि ग्रेनाइट की ये आप देख सकते हैं कलाकृति है ममल्लापुरम की। ये दिखा रहे हैं कि दुर्गा देवी जो है, ये देखो दुर्गा है, माँ दुर्गा, ये जो महिषासुर है उसका विनाश कर रही है, उसको मार रही है। नाउ अब इस इमेज से रिलेटेड यहाँ पर आपको दिया है, लेट्स एक्सप्लोर। ये जो पैनल अभी हमने देखा ये हाईली डायनेमिक 3D कॉम्पोजिशन है इसमें। जैसे दुर्गा का कॉन्फिडेंट रूप दिखाया है कि कैसे वो डेमन यानी जो राक्षस है उस पे असॉल्ट कर रही हैं, उसको खत्म कर रही हैं। कैन यू आइडेंटिफाई सम ऑफ दुर्गाज मेनी वेपन्स एंड हर वाहन? उनका दुर्गा माँ का वाहन क्या है, उसमें उनके कौन कौन से हथियार वेपन्स उसमें दिख रहे हैं आपको। व्हाट आर मेन डिफरेंस बिटवीन हर अटेंडेंट्स एंड द डेमन्स अटेंडेंट्स? व्हाट डज द डेमन्स स्लैंटेड पोस्चर एंड जनरल एटीट्यूड इंडिकेट? देखो यहाँ पर कुछ चीजें नोटिस करने को कही गई हैं, वैसे मैंने आपको बताया भी था, और डिटेल में देख लेते हैं। जैसे ये दुर्गा माँ बैठी हुई है शेर पर, उनका वाहन कौन सा है? शेर। और यहाँ पर कौन कौन से आपको उनके वो दिख रहे हैं? ये तो एक तो धनुष जैसा मुझे दिख रहा है वेपन। जो डेमन है वहां देखो ये बफेलो का उसका फेस है ना। और क्या क्या चीजें आपको दिख रही है, कौन कौन से हथियार दिख रहे हैं, तो वो सब एक ऑब्जर्वेशन आपको करना है। जैसे वेपन्स में स्वॉर्ड तलवार दिख रही है, त्रिशूल दिख रहा है, तीर धनुष दिख रहा है यानी बो एंड एरो, गदा दिख रही है, शील्ड दिख रहा है। वाहन उनका क्या है? लायन, शेर। और क्या क्या है दोनों में डिफरेंसेस? तो दुर्गा के साइड के जो है डिसिप्लिन और सपोर्टिव दिख रहे हैं, डेमन साइड के क्योटिक और फियरफुल, डरे हुए दिख रहे हैं। राक्षस के साइड के देखो ये किस तरीके से डिपिक्ट किया है। जो ये राक्षस की साइड के सारे डरे हुए हैं, और इस साइड के देखो सभी अटैक करने के लिए रेडी है, राइट। सो स्लैंटेड पोस्चर इंडिकेट, स्लैंटेड मतलब जो जितने भी यहाँ पर राक्षस साइड दिखाया गया देखो सब स्लैंटेड है, ऐसे झुके हुए हैं, मतलब ये डर को दिखा रहा है। जब हम डरते हैं तो पीछे की तरफ हटते हैं, तो वही यहाँ पर दिखाया गया है कि वो उनकी डिफीट है, हार हो रही है, वो डरे हुए हैं और उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। ये चीजें स्लैंटेड पोजीशन जो है ऐसे तिरछी वो दिखा रही है। एक और पैनल जो कहा गया था देखने को 3.19, ये पैनल है डिपिक्ट कर रहा है वॉरियर इन बैटल, ऐरावतेश्वरा टेम्पल तमिलनाडु में, वहां का ये पैनल है, ठीक है। सो ये सारी चीजें हमने देख ली। विद दिस वी आर डन विद दिस पार्ट। ये पार्ट हमने देख लिया है, अब नेक्स्ट पार्ट देखेंगे।